अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक पुस्तक है जिसे महान भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग ने लिखा है। यह किताब पहली बार 1988 में प्रकाशित हुई थी और तभी से यह दुनिया भर में लाखों लोगों द्वारा पढ़ी गई है। इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य आम लोगों को ब्रह्मांड यूनिवर्स की जटिल अवधारणाओं को सरल और समझने योग्य भाषा में समझाना है। यह किताब उन गूढ़ प्रश्नों पर केंद्रित है जो इंसान को हमेशा से परेशान करते आए हैं। ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई, समय क्या है, ब्लैक होल्स क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं, क्या समय को पीछे घुमाया जा सकता है, यूनिवर्स का भविष्य क्या होगा। स्टीफन हॉकिंग ने इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए आधुनिक भौतिकी के सिद्धांतों का उपयोग किया है, जैसे कि सापेक्षता, रिलेटिविटी, क्वांटम मैकेनिक्स और थर्मोडायनामिक्स। लेकिन उन्होंने कोशिश की है कि यह ज्ञान उन लोगों तक भी पहुंचे जिन्होंने विज्ञान की पढ़ाई नहीं की है। इस किताब को पढ़ते समय पाठक एक अनोखे बौद्धिक सफर पर निकलता है, जहां उसे पता चलता है कि हम किस तरह के ब्रह्मांड में रहते हैं और विज्ञान ने इन रहस्यों को सुलझाने में कितनी तरक्की की है। प्रारंभिक ब्रह्मांड संबंधी अवधारणाएं। प्राचीन समय में लोग मानते थे कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और बाकी सभी ग्रह उसके चारों ओर घूमते हैं। इस विचारधारा को जियोसेंट्रिक मॉडल कहा जाता था, जिसे टॉलेमी नामक वैज्ञानिक ने मजबूत आधार दिए। इस मॉडल में माना गया कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य, चंद्रमा, तारे और ग्रह उसकी परिक्रमा करते हैं। कोपरनिकस की क्रांति। 16वीं शताब्दी में निकोलस कोपरनिकस ने एक क्रांतिकारी विचार दिया, हीलियोसेंट्रिक मॉडल, जिसमें यह बताया गया कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है और पृथ्वी सहित सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इस विचार को बाद में गैलीलियो और केपलर जैसे वैज्ञानिकों ने प्रमाणों से और मजबूत किया। गैलीलियो ने दूरबीन का प्रयोग कर यह देखा कि बृहस्पति के चंद्रमा उसके चारों ओर घूमते हैं, जो कि इस सिद्धांत का समर्थन करता था। केपलर ने ग्रहों की गति के नियम दिए, जिससे स्पष्ट हुआ कि ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार एलिप्टिकल कक्षा में घूमते हैं। न्यूटन का योगदान। आइजैक न्यूटन ने 17वीं शताब्दी में गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी के सिद्धांत को प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि हर वस्तु एक दूसरे को आकर्षित करती है। उन्होंने अपने गति के नियम लॉज ऑफ मोशन और गुरुत्वाकर्षण का नियम लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के द्वारा बताया कि ग्रहों की गति क्यों और कैसे होती है। न्यूटन की अवधारणाओं के अनुसार ब्रह्मांड एक मशीन की तरह चलता है, पूर्व निर्धारित नियमों से। समय और ब्रह्मांड। न्यूटन का मानना था कि समय और स्थान बिल्कुल स्थिर और निरपेक्ष हैं। इसका मतलब यह था कि चाहे कोई वस्तु कहीं भी हो, समय हर जगह समान गति से चलता है। लेकिन आगे चलकर यह सोच बदल गई, खासकर जब आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश किया। ब्रह्मांड का विस्तार एक्सपैंडिंग यूनिवर्स। 20वीं सदी में वैज्ञानिकों ने यह पाया कि ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, बल्कि यह फैल रहा है। एडविन हबल ने यह सिद्ध किया कि आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं, जिससे यह सिद्ध हुआ कि ब्रह्मांड का एक आरंभिक बिंदु रहा होगा, जिसे आज हम बिग बैंग कहते हैं। विज्ञान की भूमिका। कि विज्ञान का उद्देश्य यह है कि वह एक ऐसा सरल मॉडल तैयार करे जो कि ब्रह्मांड के व्यवहार को समझाने और भविष्यवाणी करने में सहायक हो। कोई भी वैज्ञानिक मॉडल पूरी तरह सच नहीं होता, लेकिन जब तक वह प्रयोगों और प्रेक्षणों से मेल खाता है, तब तक वह उपयोगी माना जाता है। न्यूटन का ब्रह्मांड। आइजैक न्यूटन ने यह सिद्ध किया था कि समय और स्थान बिल्कुल निश्चित और निरपेक्ष एब्सोल्यूट होते हैं, यानी समय पूरे ब्रह्मांड में एक जैसा चलता है और कोई भी वस्तु चाहे कहीं भी हो, उस पर ये नियम समान रूप से लागू होते हैं। उनके अनुसार समय स्वतंत्र रूप से बहता है। एक ही घटना हर व्यक्ति को एक ही तरह दिखती है। लेकिन आगे चलकर यह सोच गलत साबित हुई जब आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया। गैलीलियो और सापेक्षता की शुरुआत। गैलीलियो गैलीली ने पहली बार यह बताया कि गति का अनुभव देखने वाले पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, यदि आप एक चलती ट्रेन में बैठे हैं और गेंद गिराते हैं, तो वह सीधा नीचे गिरेगी, लेकिन ट्रेन के बाहर खड़ा व्यक्ति देखेगा कि गेंद एक घुमावदार रास्ते से गिर रही है। आइंस्टीन का विशेष सापेक्षता सिद्धांत। 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक क्रांतिकारी विचार दिया। उन्होंने कहा कि समय और स्थान एक दूसरे से अलग नहीं हैं, बल्कि जुड़े हुए हैं। स्पेस और टाइम मिलकर स्पेस टाइम बनाते हैं। गति करने वाले व्यक्ति के लिए समय धीमा हो सकता है, जिसे टाइम डायलेशन कहते हैं। वस्तुएं जितनी तेजी से गति करेंगी, उनके लिए समय उतना धीमा चलता है। उदाहरण,
यदि कोई अंतरिक्ष यात्री प्रकाश की गति के पास पास गति करता है तो उसके लिए कुछ साल बीतेंगे, लेकिन पृथ्वी पर बहुत अधिक समय बीत चुका होगा। प्रकाश की गति। आइंस्टीन ने यह भी कहा कि ब्रह्मांड में सबसे तेज गति प्रकाश की गति है, लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। इससे तेज कुछ नहीं जा सकता। यह गति स्थिर होती है, चाहे स्रोत सोर्स कितनी भी गति से क्यों न चल रहा हो। स्पेस और टाइम का झुकाव, कर्वेचर ऑफ स्पेस टाइम। बाद में आइंस्टीन ने सामान्य सापेक्षता, जनरल रिलेटिविटी, जिसमें उन्होंने बताया कि भारी वस्तुएं जैसे तारे या ग्रह अपने आसपास के स्पेस और टाइम को मोड़ देती हैं। इसी कारण वस्तुएं एक दूसरे की ओर खींचती हैं, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण सी ग्रेविटी कहते हैं। उदाहरण, जैसे कोई भारी गेंद तने हुए रबर की चादर पर रखी हो और पास की छोटी गेंदें उसकी ओर लुढ़क जाएं। समय यात्रा का विचार। इस अध्याय में हॉकिंग यह भी कहते हैं कि आइंस्टीन के सिद्धांतों के अनुसार समय में आगे और पीछे जाना सैद्धांतिक रूप से संभव है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई तरीका नहीं मिला है जिससे हम समय में यात्रा कर सकें। बिग बैंग और समय की शुरुआत। आइंस्टीन के सिद्धांत यह भी संकेत करते हैं कि समय की एक शुरुआत थी, यानी बिग बैंग से पहले समय नाम की कोई चीज नहीं थी। स्थिर ब्रह्मांड बनाम फैलता ब्रह्मांड। पुराने समय में वैज्ञानिक मानते थे कि ब्रह्मांड स्थिर स्टैटिक है, यानी न तो फैल रहा है और न ही सिकुड़ रहा है। लेकिन बाद में शोध से पता चला कि ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। यह खोज विज्ञान की दिशा ही बदल देती है। हबल की खोज। एडविन हबल ने 1929 में यह खोज की कि सभी गैलेक्सी आकाशगंगाएं हमसे दूरी बढ़ा रही हैं और जो जितनी दूर है वह उतनी ही तेजी से दूर जा रही है। इस सिद्धांत को कहते हैं हबल का नियम, हबल्स लॉ। इसका मतलब है कि ब्रह्मांड फैल रहा है। रेड शिफ्ट क्या होता है? जब कोई वस्तु हमसे दूर जाती है तो उसकी रोशनी का रंग लाल होता है। इसे रेड शिफ्ट कहते हैं। हबल ने आकाशगंगाओं की रोशनी में रेड शिफ्ट देखा, जिससे यह पता चला कि वो हमसे दूर जा रही हैं। बिग बैंग थ्योरी। अगर ब्रह्मांड फैल रहा है तो इसका मतलब यह है कि कभी वह बहुत ही छोटा और घना रहा होगा। इससे ही जन्म हुआ बिग बैंग थ्योरी का। बिग बैंग वह क्षण था जब ब्रह्मांड लगभग 13.8 अरब साल पहले एक बेहद घने बिंदु से फैलना शुरू हुआ। इससे समय, स्थान, ऊर्जा और पदार्थ सब की शुरुआत हुई। ब्रह्मांड की उम्र कैसे पता चली? हबल का नियम इस्तेमाल करके वैज्ञानिकों ने अंदाजा लगाया कि ब्रह्मांड की उम्र लगभग 13.8 अरब साल है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि आकाशगंगाएं कितनी दूर हैं और कितनी तेजी से दूर जा रही हैं। ब्रह्मांड का भविष्य। हॉकिंग इस अध्याय में 3 संभावनाओं पर चर्चा करते हैं। ओपन यूनिवर्स, ब्रह्मांड हमेशा फैलता रहेगा और अंत में सब कुछ ठंडा और खाली हो जाएगा। क्लोज्ड यूनिवर्स, फैलाव रुक जाएगा और ब्रह्मांड वापस सिकुड़ने लगेगा, जिसे बिग क्रंच कहा जाता है। फ्लैट यूनिवर्स, ब्रह्मांड एक संतुलन में रहेगा, न बहुत फैलेगा न ही सिकुड़ेगा। डार्क मैटर और ऊर्जा की भूमिका। ब्रह्मांड में जो कुछ भी दिखता है वह सिर्फ 5% है। बाकी डार्क मैटर 27% दिखता नहीं पर गुरुत्वाकर्षण पर असर डालता है। डार्क एनर्जी 68% ब्रह्मांड के फैलाव को तेज कर रही है। धर्म और विज्ञान का नजरिया। हॉकिंग यह भी चर्चा करते हैं कि कैसे धर्मों में ब्रह्मांड की शुरुआत को ईश्वर से जोड़ा जाता है, जबकि विज्ञान इसे प्राकृतिक घटना मानता है, जिसे सिद्धांतों और गणनाओं से समझा जा सकता है। ब्लैक होल्स क्या हैं? ब्लैक होल्स ब्रह्मांड के वह क्षेत्र होते हैं जहां गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी इतनी मजबूत होती है कि किसी भी वस्तु को, यहां तक कि प्रकाश को भी, खुद में समा लेने की क्षमता होती है। इस वजह से इन्हें ब्लैक यानी काले होल कहा जाता है, क्योंकि इनसे प्रकाश भी बाहर नहीं निकल पाता। ब्लैक होल का अस्तित्व 1915 में अल्बर्ट आइंस्टीन की सामान्य सापेक्षता, जनरल रिलेटिविटी के सिद्धांत के अनुसार पहली बार किया गया था। लेकिन इसकी प्रकृति और गुणों को बेहतर तरीके से समझने का काम हॉकिंग और उनके समकालीन वैज्ञानिकों ने किया। ब्लैक होल का निर्माण कैसे होता है? ब्लैक होल्स आमतौर पर बहुत बड़े तारे, मैसिव स्टार्स के सुपरनोवा से बनने के बाद उत्पन्न होते हैं। जब एक विशाल तारा अपनी आंतरिक ईंधन फ्यूल से समाप्त हो जाता है तो उसका गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत हो जाता है कि वह तारा खुद के अंदर ही सिकुड़ जाता है और एक ब्लैक होल का रूप ले लेता है। यह प्रक्रिया तारे के केंद्र में होने वाली एक विनाशकारी घटना होती है, जो तारे को एक अत्यधिक घने और छोटे बिंदु में बदल देती है। इस बिंदु को सिंगुलैरिटी, जहां पर गुरुत्वाकर्षण अनंत हो जाता है और समय व स्थान का सामान्य अनुभव खत्म हो जाता है। इवेंट होराइजन
ब्लैक होल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है उसका इवेंट होराइजन। यह वह सीमा है जिसके बाद कुछ भी, चाहे वह कोई वस्तु हो या प्रकाश, ब्लैक होल से बाहर नहीं आ सकता। इवेंट होराइजन से बाहर किसी भी वस्तु को हम सामान्य तरीके से देख सकते हैं, लेकिन जब वह इवेंट होराइजन के अंदर चली जाती है तो वह हमारे लिए अदृश्य हो जाती है। यही कारण है कि ब्लैक होल्स को सीधे देख पाना लगभग असंभव है, लेकिन उनकी उपस्थिति और उनके प्रभावों को हम अपनी प्रेक्षण तकनीकों से पहचान सकते हैं। द पावर ऑफ ब्लैक होल्स। ब्लैक होल्स के अंदर का गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत होता है कि वह न केवल पदार्थ को खींचता है बल्कि प्रकाश को भी पकड़ लेता है। जब कोई वस्तु इवेंट होराइजन से गुजरती है तो उसका समय धीमा पड़ जाता है। हॉकिंग इसे सापेक्षता का सिद्धांत के तहत समझाते हैं, जिसमें यह कहा जाता है कि समय और स्थान का अनुभव उस स्थान के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से प्रभावित होता है। ब्लैक होल के केंद्र में स्थित सिंगुलैरिटी वह जगह होती है जहां पर गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत होता है कि स्थान और समय का सामान्य सिद्धांत वहां काम नहीं करता। वहां पर किसी भी वस्तु का आकार और द्रव्यमान पूरी तरह से बिगड़ जाता है। ब्लैक होल का तापमान, द टेम्परेचर ऑफ ब्लैक होल्स। यहां तक कि ब्लैक होल्स का तापमान भी दिलचस्प है। एक समय था जब वैज्ञानिक मानते थे कि ब्लैक होल्स पूरी तरह से ब्लैक होते हैं, यानी उनका तापमान शून्य होता है। लेकिन हॉकिंग ने हॉकिंग रेडिएशन का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार ब्लैक होल्स असल में बहुत हल्का रेडिएशन उत्सर्जित करते हैं और यह रेडिएशन ब्लैक होल के भीतर पदार्थ को धीरे धीरे कम कर सकता है। इस सिद्धांत ने यह बताया कि ब्लैक होल्स न केवल पदार्थ को खींचते हैं बल्कि वे किसी प्रकार से ऊर्जा भी उत्सर्जित करते हैं। इसका मतलब है कि समय के साथ ब्लैक होल्स धीरे धीरे अपनी ऊर्जा खो सकते हैं और अंत में खत्म हो सकते हैं। हॉकिंग रेडिएशन। हॉकिंग ने यह सिद्धांत दिया कि ब्लैक होल से रेडिएशन उत्सर्जित होता है। यह रेडिएशन ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के पास उत्पन्न होता है और इससे ब्लैक होल का द्रव्यमान धीरे धीरे घटने लगता है। हॉकिंग का कहना था कि यह रेडिएशन क्वांटम प्रभावों के कारण उत्पन्न होता है और इससे ब्लैक होल्स के खत्म होने की संभावना है, जिसका मतलब है कि ब्लैक होल्स कभी न कभी खत्म हो सकते हैं। ब्लैक होल और समय का संबंध। हॉकिंग इस अध्याय में बताते हैं कि ब्लैक होल्स के पास समय का विलक्षण प्रभाव होता है। जैसा कि पहले ही कहा गया था, ब्लैक होल के अंदर समय धीमा हो जाता है। इस सिद्धांत को सापेक्षता का सिद्धांत, थियोरी ऑफ रिलेटिविटी के तहत समझा जा सकता है, जिसमें गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के तहत समय की गति में परिवर्तन आता है। ब्लैक होल के पास समय रुक सा जाता है और यहां पर सिंगुलैरिटी के अंदर समय और स्थान का कोई सामान्य अर्थ नहीं होता। ब्लैक होल्स के बारे में हमारी समझ। ब्लैक होल्स के बारे में हमारी जानकारी अभी भी बहुत सीमित है। विज्ञान की प्रगति के साथ हम धीरे धीरे ब्लैक होल्स को समझ पा रहे हैं। हॉकिंग का यह भी मानना था कि भविष्य में हमें ब्लैक होल्स के बारे में और अधिक जानकारी मिल सकती है और शायद हम उन्हें नियंत्रित करने या उनसे ऊर्जा प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं। टाइम एंड द यूनिवर्स। हॉकिंग ने यह भी बताया कि ब्रह्मांड और समय दोनों का संबंध एक दूसरे से गहरे तरीके से जुड़ा हुआ है। उनका कहना था कि समय का अस्तित्व ब्रह्मांड के जन्म से शुरू हुआ, इससे पहले कोई समय नहीं था। यह विचार न्यूटन और आइंस्टीन के विचारों से अलग था, जिन्होंने समय को एक निरंतर और स्थिर वस्तु माना था। हॉकिंग ने अपने सिद्धांत में समय को ब्रह्मांड के साथ जोड़ा और बताया कि समय ब्रह्मांड के विस्तार के साथ बदलता है। उनका यह मानना था कि अगर हम बिग बैंग के बाद से समय की शुरुआत को समझते हैं तो हम ब्रह्मांड के इतिहास को भी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। हॉकिंग का ऑब्जर्वेशन सिद्धांत। हॉकिंग ने एक नया सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे नॉन सिंगुलर टाइम कहा गया। इसका मतलब है कि समय की शुरुआत कोई विशिष्ट बिंदु नहीं है, बल्कि समय का शुरू होना एक निरंतर प्रक्रिया है। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड को सिमुलेट करने वाले मॉडल में समय का कोई प्रारंभिक बिंदु नहीं होता, जैसे पहले सोचा जाता था। इसके बजाय समय का स्वाभाविक रूप से विस्तार होना जारी है और हम इसे विभिन्न स्थितियों और घटनाओं के माध्यम से देख सकते हैं। हॉकिंग का मानना था कि इस दृष्टिकोण से ब्रह्मांड को समझने में मदद मिल सकती है और इस दृष्टिकोण से हम यह भी जान सकते हैं कि ब्रह्मांड का अंत क्या हो सकता है। इस सिद्धांत ने पारंपरिक विचारों को चुनौती दी और एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। ब्रह्मांड का अंत, द एंड ऑफ द यूनिवर्स। ब्रह्मांड का अंत कैसे होगा, इस पर वैज्ञानिकों में लंबे समय से बहस रही है। हॉकिंग ने इस पर चर्चा करते हुए बताया कि ब्रह्मांड का अंत किस तरह से होगा, यह उसके विस्तार की गति पर निर्भर करेगा। उनके अनुसार 3 संभावनाएं हैं। बिग क्रंच। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड एक समय आएगा जब उसका विस्तार रुक जाएगा और फिर वह संकुचित होना शुरू हो जाएगा।
धीरे धीरे सब कुछ एक बिंदु पर आकर संकुचित हो जाएगा। इसे बिग क्रंच कहा जाता है। यदि यह स्थिति सही होती है तो सभी आकाशगंगाएं, सितारे और ग्रह एक साथ संकुचित होकर एक विशाल बिंदु में बदल जाएंगे, बिग फ्रीज, जिसके तहत ब्रह्मांड का विस्तार अनंत रूप से जारी रहेगा। जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार होता जाएगा उसमें ऊर्जा की कमी होती जाएगी और अंततः हर चीज ठंडी हो जाएगी। इस अवस्था में ग्रह, सितारे और आकाशगंगाएं धीरे धीरे बिखर जाएंगी और ब्रह्मांड का तापमान शून्य के पास पहुंच जाएगा। बिग रिप। तीसरी संभावना बिग रिप की है, जिसमें ब्रह्मांड का विस्तार इतना तेज हो जाएगा कि यह सारी सामग्री को अलग अलग कर देगा। इससे आकाशगंगाएं, तारे, ग्रह और यहां तक कि परमाणु भी टूट जाएंगे। यह सिद्धांत इस बात पर आधारित है कि अगर ब्रह्मांड के विस्तार की गति अत्यधिक तेज हो जाए तो वह पूरी ब्रह्मांड की संरचना को नष्ट कर देगा। हॉकिंग का मानना था कि बिग फ्रीज सबसे अधिक संभव संभावना है, क्योंकि यह ब्रह्मांड के विस्तार के वर्तमान बर्ताव को दर्शाता है। हॉकिंग्स कॉन्ट्रीब्यूशंस। हॉकिंग ने यह सिद्धांत भी प्रस्तुत किया कि ब्रह्मांड के भूतकाल और भविष्य को समझने के लिए हमें क्वांटम सिद्धांत, रिलेटिविटी थ्योरी, दोनों को एक साथ समझने की आवश्यकता है। उन्होंने यह सुझाव दिया कि ब्रह्मांड के भविष्य और उसके समय का अध्ययन करने के लिए हमें इन दोनों सिद्धांतों का सामंजस्य करना होगा, ताकि हम इसके विस्तृत और जटिल कार्य प्रणाली को सही ढंग से समझ सकें। हॉकिंग ने यह भी कहा कि भविष्य में समय और ब्रह्मांड के बारे में अधिक जानने के लिए हमें और अधिक वैज्ञानिक अन्वेषण की आवश्यकता होगी। द यूनिफाइड व्यू ऑफ द यूनिवर्स। हॉकिंग के अनुसार ब्रह्मांड एक विशाल और जटिल संरचना है जो समय और स्थान के नियमों के तहत कार्य करती है। उन्होंने इसे एक समग्र दृश्य के रूप में प्रस्तुत किया, जिसमें हर घटना, हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। उनका कहना था कि विज्ञान और ब्रह्मांड के सिद्धांतों को समझने के लिए हमें उन्हें एक व्यापक दृष्टिकोण से देखना चाहिए, ताकि हम समग्र ब्रह्मांडीय संरचना को समझ सकें। इसके लिए सापेक्षता और क्वांटम सिद्धांतों का संयोजन करना जरूरी है, क्योंकि यह दोनों मिलकर ब्रह्मांड के संचालन को समझने में मदद कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इनसाइडर फाइल्स के इस विशेष वीडियो में। आज हम बात करेंगे द पावर ऑफ माइंड किताब के बारे में, जो हमें हमारी मानसिक शक्ति, ध्यान और आत्मविश्वास को जगाने का तरीका सिखाती है। मन की शक्ति, पावर ऑफ द माइंड। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हमारा मन हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। यह मन ही है जो हमें सफलता और असफलता के बीच अलग करता है। मन को नियंत्रित करना सीखना जरूरी है। अगर हम अपने विचारों को सही दिशा में लगाएं तो असंभव कुछ भी नहीं। नकारात्मक विचार हमें कमजोर बनाते हैं और सकारात्मक विचार हमें अजेय बना देते हैं। टिप: हर सुबह 5 मिनट अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। यह आपकी मानसिक शक्ति को बढ़ाता है। आत्मविश्वास और चेतना, सेल्फ कॉन्फिडेंस अवेयरनेस। स्वामी जी कहते हैं कि आत्मविश्वास किसी भी कार्य में सफलता की पहली सीढ़ी है। आत्मविश्वास तभी आता है जब हम अपने मन को समझते हैं। चेतन रहना और अपने विचारों पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। अपनी शक्तियों और कमजोरियों को पहचानो और फिर अपने आप को सुधारो। एक बार विवेकानंद ने देखा कि कमजोर और असहाय समझे जाने वाले लोग भी अपने मन को सही दिशा दें तो बड़े बड़े काम कर सकते हैं। यही मन की शक्ति है। ध्यान और मानसिक अनुशासन, मेडिटेशन, मेंटल डिसिप्लिन। मन की शक्ति तब और बढ़ती है जब हम ध्यान और ध्यान के अभ्यास करें। स्वामी जी कहते हैं कि दिन में थोड़ी देर ध्यान करना हमारे विचारों को साफ करता है। ध्यान से हम अपने डर, चिंता और अनावश्यक विचारों से मुक्त हो सकते हैं। टेक्निक: रोजाना सुबह और शाम कम से कम 10 मिनट शांत बैठकर अपने सांसों पर ध्यान दें। विचारों का नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ थॉट्स। मन हमेशा चलायमान रहता है, विचार आते और जाते रहते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं। एक बार जब आप नकारात्मक विचारों को नियंत्रित करना सीख जाएं, तो जीवन में कोई भी बाधा आपकी प्रगति में रोक नहीं सकती। टिप: किसी भी समस्या का सामना करने से पहले 1 मिनट शांत रहें और सोचें कि समाधान क्या हो सकता है। सफलता का मंत्र, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। सफलता की कुंजी है सकारात्मक मानसिकता, आत्मविश्वास और लगातार प्रयास। स्वामी जी का कहना है, यदि आप अपने मन को जीत लेंगे
तो दुनिया की कोई शक्ति आपको रोक नहीं सकती। अपने मन को प्रशिक्षित करना, ध्यान करना और सही दिशा में सोचना, यही जीवन में महानता लाने का तरीका है। दोस्तों, द पावर ऑफ माइंड हमें सिखाती है कि हमारे अंदर इतनी शक्ति है जिसे पहचानना और सही दिशा देना हमारी जिम्मेदारी है। अपने विचारों पर नियंत्रण रखें, हमेशा सकारात्मक सोचें, ध्यान और मानसिक अनुशासन अपनाएं, और सबसे बड़ी बात, अपने आप पर विश्वास रखें। याद रखिए, आपका मन ही आपकी असली शक्ति है। इसे सही दिशा में इस्तेमाल करें और असंभव को संभव बनाइए। मन की शक्ति। मन की शक्ति क्या है? स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मन ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। हमारी जिंदगी में जो कुछ भी होता है, उसका मूल कारण हमारे विचार और मानसिक स्थिति होते हैं। अगर आपका मन सकारात्मक है, आप जीतेंगे। अगर आपका मन नकारात्मक है, आप खुद को रोकते हैं। दोस्तों, मन सिर्फ एक विचारों का समूह नहीं है। यह हमारी सोच, हमारी निर्णय क्षमता और हमारी कर्म शक्ति का मूल है। स्वामी जी कहते हैं, मन में शक्ति है, इतनी शक्ति कि यह अज्ञात को ज्ञात बना सकता है, असंभव को संभव बना सकता है। मन को नियंत्रित करना क्यों जरूरी है? हमारा मन लगातार विचारों से भरा रहता है। कुछ विचार सकारात्मक होते हैं, ये हमें आगे बढ़ाते हैं। कुछ विचार नकारात्मक होते हैं, ये हमें डर, चिंता और असफलता की ओर ले जाते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि आपके मन की स्थिति ही आपकी असली स्थिति है। अगर आप अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख जाएं, तो आप किसी भी परिस्थिति में विजेता बन सकते हैं। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति हर समस्या में केवल डर देखता है। वह सोचता है, मैं नहीं कर सकता। अब वही व्यक्ति अपने मन को प्रशिक्षित करता है और सोचता है, मैं कर सकता हूं, मैं सक्षम हूं। फिर देखें, वही व्यक्ति बड़ी सफलता प्राप्त कर लेता है। यह फर्क है मन की शक्ति और विचारों के नियंत्रण का। मन की शक्ति और विश्वास, माइंड बिलीफ। स्वामी जी कहते हैं, यदि आप अपने मन पर विश्वास रखते हैं तो आपकी कोई भी इच्छा पूरी हो सकती है। हर बड़ी सफलता का मूल है मन में अडिग विश्वास। विश्वास से मन की शक्ति जागृत होती है और यह आपको सभी बाधाओं से लड़ने में सक्षम बनाता है। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि मन सिर्फ सोचता नहीं, यह परिणाम भी देता है। आपके विचार आपके कर्मों को प्रभावित करते हैं। आपके कर्म आपके जीवन को बदलते हैं। रोज सुबह उठकर 5 मिनट अपने दिन की कल्पना करें। सोचें कि आप आज क्या हासिल करना चाहते हैं। यह अभ्यास आपके मन की शक्ति को सक्रिय करता है और आपको सफलता की ओर ले जाता है। नकारात्मक विचारों से कैसे बचें? स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि नकारात्मक विचार स्वाभाविक हैं, लेकिन हमें उन्हें अनदेखा करना सीखना चाहिए। जब भी कोई डर या चिंता आपके मन में आए, उसे पहचानें। फिर सोचें, क्या यह सोच मेरी मदद कर रही है या रोक रही है? अगर यह रोक रही है तो इसे बदल दें। सोचिए कि आप एक विशाल शक्ति के साथ खड़े हैं। कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। यह आपकी मन की शक्ति को प्रशिक्षित करता है। मन ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। विचारों को नियंत्रित करना सफलता की पहली सीढ़ी है। सकारात्मक सोच और विश्वास मन की शक्ति को बढ़ाते हैं। नकारात्मक विचारों से मुकाबला करना और उन्हें बदलना सीखें। रोज अभ्यास करें, अपने दिन और लक्ष्य की कल्पना, ध्यान और विश्वास के साथ। दोस्तों, याद रखिए, आपका मन ही आपकी असली शक्ति है। इसे सही दिशा में प्रशिक्षित करें और कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहेगा। आत्मविश्वास और चेतना। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, आत्मविश्वास ही सफलता की पहली सीढ़ी है। यदि मन में विश्वास नहीं है तो कोई भी कार्य पूरा नहीं हो सकता। दोस्तों, यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि हमारा मन और चेतना कैसे हमारी जिंदगी को बदल सकते हैं और कैसे आत्मविश्वास हर बड़ी उपलब्धि की नींव है। आत्मविश्वास का अर्थ। आत्मविश्वास का मतलब सिर्फ यह नहीं कि आप खुद को शक्तिशाली समझते हैं। इसका मतलब है कि आप अपने विचारों, निर्णयों और कार्यों पर भरोसा रखते हैं। आत्मविश्वास तभी आता है जब आप अपने मन और अपनी शक्तियों को समझते हैं। स्वामी जी बताते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन उसका खुद का संदेह है। जो व्यक्ति अपने मन की शक्ति पर भरोसा करता है, वही असली विजेता है। चेतना और जागरूकता।
आत्मविश्वास केवल तभी संभव है जब आप सच में जागरूक हैं। जागरूक व्यक्ति अपने विचारों को समझता है। वह जानता है कि कौन सा विचार उसे आगे बढ़ाएगा और कौन सा उसे रोक रहा है। चेतना का अर्थ है अपने मन और कर्मों का पूर्ण अवलोकन करना। एक छात्र जो हमेशा डरता था कि वह परीक्षा में फेल हो जाएगा, उसने खुद पर ध्यान देना शुरू किया, अपने डर को देखा, समझा कि यह केवल उसका मन बना रहा है। धीरे धीरे उसने डर को चुनौती दी, अपने आप पर विश्वास किया और उत्कृष्ट परिणाम पाया। दोस्तों, यही शक्ति है आत्मचेतना और आत्मविश्वास की। मन और आत्मविश्वास का संबंध। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हमारा मन और आत्मविश्वास सीधे जुड़े हुए हैं। जब आप अपने मन पर नियंत्रण रखते हैं तो आपका आत्मविश्वास स्वाभाविक रूप से बढ़ता है। जब मन में डर और संदेह नहीं होता तो व्यक्ति हर कठिनाई का सामना आसानी से कर सकता है। रोज सुबह उठकर सोचें, मैं सक्षम हूं, मैं हर चुनौती को जीत सकता हूं, मेरा मन शांत है, मेरा आत्मविश्वास अडिग है। यह साधारण अभ्यास आपके आत्मविश्वास को तेजी से मजबूत करता है। नकारात्मक विश्वास से कैसे मुक्त हों? स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि अधिकतर लोग अपनी असफलताओं और अनुभवों के कारण आत्मविश्वास खो बैठते हैं। यदि आप खुद को बार बार यह कहते हैं कि मैं सक्षम नहीं हूं, तो आप अपने मन की शक्ति को कमजोर कर रहे हैं। हर बार जब कोई नकारात्मक विचार आए, अपने आप से कहें, यह सिर्फ मेरा डर है, यह मेरे आत्मविश्वास को नहीं रोक सकता, मैं सक्षम हूं, मैं मजबूत हूं। इसे रोजाना दोहराएं। धीरे धीरे यह सोच आपके अंदर अडिग आत्मविश्वास पैदा करेगी। चेतना और सोच की शक्ति। स्वामी विवेकानंद बताते हैं कि हमारे विचार हमारी वास्तविकता बनाते हैं। यदि आप अपने आप को कमजोर समझते हैं तो आप कमजोर बन जाते हैं। यदि आप अपने आप में शक्ति देखते हैं तो आप हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। एक महिला जो हमेशा दूसरों के मुकाबले अपने आप को कम समझती थी, उसने अपने मन को प्रशिक्षित किया, अपने आप को सक्षम और मजबूत मानने लगी। धीरे धीरे उसके कार्य, बोलने का तरीका और निर्णय सब बदल गए। आज वह न केवल आत्मनिर्भर है बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा भी बन गई। यह वही मन और चेतना की शक्ति है। आत्मविश्वास बढ़ाने के उपाय। स्वामी विवेकानंद ने हमें कुछ व्यावहारिक उपाय बताए हैं। हर दिन सकारात्मक पुष्टि करें, मैं सक्षम हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं। छोटे लक्ष्य तय करें और उन्हें पूरा करें, इससे मन को सफलता की अनुभूति होती है। अपने डर और संदेह को चुनौती दें। डर केवल मन का भ्रम है। स्वयं अवलोकन करें, अपने विचारों, कार्यों और भावनाओं पर ध्यान दें। कल्पना करें कि आप अपनी सबसे बड़ी चुनौती को पार कर रहे हैं। हर कदम पर आपका आत्मविश्वास बढ़ रहा है। यह अभ्यास आपको वास्तविक जीवन में भी आत्मविश्वास से भर देता है। आत्मविश्वास सफलता की पहली सीढ़ी है। चेतना हमें अपने मन और विचारों को समझने में मदद करती है। मन और आत्मविश्वास सीधे जुड़े हैं। नकारात्मक विश्वास को पहचानें और बदलें। रोज अभ्यास, सकारात्मक सोच, ध्यान और विजुअलाइजेशन से आत्मविश्वास मजबूत होता है। आउट्रो म्यूजिक, कैल्म, मोटिवेशनल। दोस्तों, याद रखिए, आपके अंदर असीमित शक्ति है। जब आप अपने मन और चेतना को जागरूक करेंगे और आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे तो कोई भी चुनौती आपको रोक नहीं सकती। ध्यान और मानसिक अनुशासन। स्वामी जी कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा सहायक उसका ध्यान और मानसिक अनुशासन है। जब मन शांत और नियंत्रित होता है तो व्यक्ति हर कठिनाई को पार कर सकता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हमारा मन लगातार विचलित होता है और इसे नियंत्रित करना सीखना ही हमारी असली शक्ति है। मानसिक अनुशासन का महत्व। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हमारा मन हमेशा सक्रिय रहता है। विचार आते हैं, जाते हैं। यदि हम मन को नियंत्रित नहीं करते तो यह हमारे जीवन को अशांत और असफल बना देता है। मानसिक अनुशासन का अर्थ है मन को नियंत्रित करना और उसे सही दिशा में लगाना। कल्पना कीजिए, एक नाविक जो अनियंत्रित समुद्र में बिना दिशा के अपनी नाव चलाता है। नाव डूबने के कगार पर है, लेकिन वही नाविक यदि अपने उपकरणों और दिशा निर्देशों का पालन करता है तो वह सुरक्षित रूप से अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। यही मानसिक अनुशासन है, मन को लक्ष्य की दिशा में लगाना। ध्यान मन को साफ करने की कला। ध्यान स्वामी जी के अनुसार मन को प्रशिक्षित करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है।
ध्यान से हम अपने विचारों को समझ सकते हैं। ध्यान मन को शांत करता है, डर और चिंता को कम करता है। यह हमें सकारात्मक सोच और अडिग आत्मविश्वास देता है। रोजाना कम से कम 10 से 15 मिनट शांत बैठें। अपनी सांसों पर ध्यान दें। विचार आते हैं तो उन्हें बिना किसी प्रतिक्रिया के देखो। धीरे धीरे मन को केवल वर्तमान पर केंद्रित करें। यह अभ्यास हमारे मन को प्रशिक्षित करता है और हमारी सिर्फ करेगा। मानसिक शक्ति नहीं, बल्कि जीवन की शक्ति भी बढ़ाता है। विचारों का नियंत्रण और मानसिक शक्ति। स्वामी जी कहते हैं, जब आप अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तब आपकी मानसिक शक्ति जागृत होती है। विचारों को नियंत्रित करना आसान नहीं है। हर बार जब डर, चिंता या संदेह आए, उसे पहचानें और उसे बदलें। केवल वही व्यक्ति सफल होता है जो अपने विचारों पर नियंत्रण रखता है। कल्पना करें कि आपके सामने हर चुनौती आसान है। हर डर और संदेह गायब हो गया है। आपका मन शांत, केंद्रित और शक्तिशाली है। मानसिक अनुशासन का दैनिक अभ्यास। स्वामी विवेकानंद ने हमें कुछ दैनिक अभ्यास सुझाए हैं जो मानसिक अनुशासन को मजबूत करते हैं। ध्यान और सांस पर नियंत्रण। दिन में कम से कम 10 मिनट। नकारात्मक विचारों को पहचानना और बदलना। सकारात्मक मानसिक दृढ़ता। खुद से कहें, मैं सक्षम हूं, मेरा मन अडिग है, कोई भी बाधा मुझे नहीं रोक सकती। दैनिक आत्मविश्लेषण। सोने से पहले सोचें, मैंने आज अपने मन को सही दिशा में कैसे लगाया? क्या मेरे विचार सकारात्मक थे? एक युवा लेखक हमेशा अपने मन की अनियमितता और डर के कारण लेख नहीं लिख पाता था। उसने ध्यान और मानसिक अनुशासन अपनाया। धीरे धीरे उसके विचार स्पष्ट हुए, डर खत्म हुआ और उसने अपनी पहली किताब प्रकाशित की। यह सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि मन की शक्ति का जीवंत उदाहरण है। चेतना और मानसिक अनुशासन। स्वामी जी कहते हैं कि ध्यान और अनुशासन के बिना चेतना अधूरी है। चेतन व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने मन और भावनाओं पर नियंत्रण रख सकता है। चेतन व्यक्ति असफलताओं को सीख में बदल देता है। मानसिक अनुशासन चेतना को स्थिर करता है और मन की शक्ति को पूरी तरह जागृत करता है। कल्पना करें कि आप शांत और केंद्रित हैं। आपका मन किसी भी विचलन से प्रभावित नहीं होता। हर निर्णय स्पष्ट और सटीक है। यही मानसिक अनुशासन और चेतना का वास्तविक रूप है। ध्यान और मानसिक अनुशासन मन की शक्ति को जागृत करते हैं। मानसिक अनुशासन का मतलब है मन को नियंत्रित करना और उसे सही दिशा में लगाना। ध्यान मन को शांत करता है और विचारों को साफ करता है। चेतना के साथ मानसिक अनुशासन अपनाने से व्यक्ति हर कठिनाई को पार कर सकता है। रोज अभ्यास, विजुअलाइजेशन और सकारात्मक सोच से मानसिक शक्ति अजेय बनती है। दोस्तों, याद रखिए, आपके मन की शक्ति असीमित है। ध्यान और अनुशासन से इसे जागृत करें और कोई भी चुनौती आपको रोक नहीं सकती। विचारों का नियंत्रण। स्वामी जी कहते हैं, मनुष्य का जीवन उसके विचारों से बनता है। यदि आप अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखते हैं, तो आप अपने जीवन को नियंत्रित कर सकते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि विचार केवल मन का भ्रम नहीं, बल्कि वास्तविकता को आकार देने वाली शक्ति हैं। 1. विचार क्या हैं और उनकी शक्ति। विचार सिर्फ मन में आने जाने वाली चीजें नहीं हैं। विचार आपके भाव, आपके निर्णय और आपके कर्मों को आकार देते हैं। सकारात्मक विचार आपको शक्ति और आत्मविश्वास देते हैं। नकारात्मक विचार डर, चिंता और असफलता पैदा करते हैं। कल्पना कीजिए, 2 लोग एक ही परिस्थिति में हैं। पहला व्यक्ति सोचता है, मैं असफल हो जाऊंगा। दूसरा व्यक्ति सोचता है, मैं इसे पार कर सकता हूं। दोस्तों, वही विचार उसके निर्णय, कार्य और परिणाम को पूरी तरह बदल देता है। विचारों को नियंत्रित करना क्यों जरूरी है? स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि अधिकांश लोग अपने मन के विचारों पर नियंत्रण नहीं रखते। जब हम विचारों को अनियंत्रित छोड़ देते हैं, तो हम अपने मन की शक्ति खो देते हैं। अनकंट्रोल्ड थॉट्स हमें डर, चिंता, संदेह और आलस्य की ओर ले जाते हैं। जब कोई नकारात्मक विचार आए, उसे पहचानें। सोचें, क्या यह विचार मुझे आगे बढ़ने में मदद कर रहा है या रोक रहा है? अगर यह रोक रहा है, इसे बदल दें। 3. नकारात्मक विचारों को बदलने का तरीका।
स्वामी जी बताते हैं कि नकारात्मक विचारों को बदलना सिर्फ संभव है और यह मानसिक प्रशिक्षण का हिस्सा है। सबसे पहले पहचानें कि विचार नकारात्मक है। इसे स्वीकार करें, लेकिन इसमें फंसे नहीं। इसे बदलें सकारात्मक सोच और समाधान की दिशा में। कल्पना कीजिए कि आपके सामने एक नकारात्मक विचार आया। आप उसे पकड़कर उसे सकारात्मक ऊर्जा में बदल देते हैं। जैसे ही आप ऐसा करते हैं, आपका मन शांत और शक्तिशाली हो जाता है। विचारों और कर्मों का संबंध। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि विचार और कर्म सीधे जुड़े हुए हैं। आपका विचार आपके कार्य को प्रभावित करता है। आपके कार्य आपके जीवन के परिणाम को बनाते हैं। इसीलिए विचारों का नियंत्रण ही सफलता की असली कुंजी है। एक व्यवसायी हर बार यह सोचता था कि मैं फेल हो जाऊंगा। वह नकारात्मकता में फंसा रहा। जब उसने अपने विचारों को बदलना शुरू किया, मैं सक्षम हूं, मैं सीख सकता हूं, मैं जीत सकता हूं, तो उसके निर्णय, कार्य और परिणाम सब बदल गए। यही है विचारों का वास्तविक प्रभाव। 5. रोजाना अभ्यास विचारों का नियंत्रण। स्वामी जी ने हमें कुछ दैनिक अभ्यास सुझाए हैं। ध्यान और सांस पर ध्यान रोज कम से कम 10 मिनट। नकारात्मक विचारों को पहचानना और बदलना। सकारात्मक पुष्टि, एफर्मेशंस। मैं सक्षम हूं, मैं नियंत्रित हूं, मेरा मन शांत और शक्तिशाली है। दैनिक आत्मविश्लेषण। सोचें कि आज कौन से विचार आपके लिए सहायक थे और कौन से बाधक। अगले दिन के लिए योजना बनाएं कि नकारात्मक विचारों को कैसे रोका जाए। एक छात्र हमेशा पढ़ाई में ध्यान नहीं लगाता था। उसने ध्यान और विचार नियंत्रण का अभ्यास शुरू किया। धीरे धीरे उसके पढ़ाई का परिणाम और आत्मविश्वास बढ़ गया। यह सब विचारों को नियंत्रित करने की शक्ति का परिणाम था। विचार ही हमारी वास्तविक शक्ति हैं। नकारात्मक विचार डर, संदेह और असफलता पैदा करते हैं। सकारात्मक विचार आत्मविश्वास और सफलता को बढ़ाते हैं। विचारों का नियंत्रण जीवन का नियंत्रण। रोजाना ध्यान, मानसिक अभ्यास और सकारात्मक पुष्टि से विचारों को नियंत्रित किया जा सकता है। दोस्तों, याद रखिए, आपके विचार ही आपकी असली शक्ति हैं। इन्हें नियंत्रित करना सीखें और आप किसी भी परिस्थिति में विजेता बन सकते हैं। सफलता का मंत्र। स्वामी जी कहते हैं, यदि आप अपने मन को जीत लेंगे तो दुनिया की कोई शक्ति आपको रोक नहीं सकती। यही सफलता का असली रहस्य है। यह अध्याय हमें यह समझाता है कि सफलता केवल कर्म से नहीं, बल्कि मानसिक शक्ति, विश्वास और अनुशासन से आती है। सफलता की मूल कुंजी मन की शक्ति। स्वामी विवेकानंद बताते हैं कि सबसे बड़ा बाधक हमारी मन की अनियंत्रित शक्तियां हैं। यदि मन को नियंत्रित करना सीख लिया जाए तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। सफलता की असली कुंजी है सकारात्मक मानसिकता, आत्मविश्वास और लगातार प्रयास। कल्पना कीजिए, दो लोग एक ही चुनौती में हैं। पहला व्यक्ति डर और संदेह में फंसा रहता है। दूसरा व्यक्ति अपने मन दो को केंद्रित करता है, अपने आप पर विश्वास करता है। कौन सफल होगा? बिल्कुल, दूसरा व्यक्ति। यही है मन की शक्ति का असर, आत्मविश्वास और स्थिरता। स्वामी जी कहते हैं कि सफलता का मंत्र केवल प्रयास करने में नहीं है, बल्कि आत्मविश्वास और स्थिरता में है। आत्मविश्वास अपने कार्य और निर्णय पर विश्वास। स्थिरता निरंतर प्रयास और कभी हार न मानना। यदि आप अपने मन को स्थिर रखेंगे तो कोई भी विफलता आपको रोक नहीं सकती। रोज सुबह अपने आप से कहें, मैं सक्षम हूं, मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता हूं, कोई भी बाधा मुझे नहीं रोक सकती। यह अभ्यास आपके मन और आत्मविश्वास को मजबूत करता है। नकारात्मकता से मुकाबला। स्वामी विवेकानंद बताते हैं कि अधिकतर लोग अपनी नकारात्मक सोच और डर के कारण असफल होते हैं। नकारात्मकता बायस आय, संदेह, आलस्य, आत्मसंदेह। सफल व्यक्ति इसे पहचानता है और बदल देता है। एक युवा उद्यमी अपने व्यवसाय में लगातार असफल हो रहा था। वह बार बार सोचता था, मैं असफल हूं, मैं नहीं कर सकता। जब उसने अपने मन की नकारात्मकता को बदलना शुरू किया और खुद पर विश्वास किया, तब धीरे धीरे उसके व्यवसाय में सफलता आने लगी। यह दिखाता है कि सफलता का रहस्य सिर्फ मानसिक शक्ति और आत्मविश्वास में है। सफलता की कल्पना।
स्वामी जी कहते हैं कि कल्पना का अभ्यास सफलता का सबसे प्रभावशाली तरीका है। रोज अपने लक्ष्य की स्पष्ट कल्पना करें। सोचें कि आप अपने लक्ष्य को पा चुके हैं, हर चुनौती को पार कर चुके हैं। शांत जगह पर बैठें, आंखें बंद करें और अपने लक्ष्य एत की कल्पना करें। सोचें कि हर कदम पर आपका मन शांत और आत्मविश्वासी है, हर बाधा पार होती दिखाएं। दोस्तों, यह अभ्यास आपके मन को सकारात्मक दिशा में प्रशिक्षित करता है और सफलता की ऊर्जा पैदा करता है। प्रयास मानसिक शक्ति सफलता। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, केवल सोचने से कुछ नहीं होता, प्रयास करना और मन को सही दिशा में लगाना सफलता का मंत्र है। सफलता केवल कर्म नहीं है, बल्कि मन की शक्ति का प्रयोग भी है। यदि मन में विश्वास, अनुशासन और स्थिरता है, तो आपका प्रयास कई गुना सफल होता है। एक खिलाड़ी लगातार अभ्यास करता है, लेकिन यदि उसके मन में डर और संदेह है, तो जीतना मुश्किल है। जब उसने अपने मन को प्रशिक्षित किया, अपने आप पर विश्वास किया, तो उसने असंभव को संभव बना दिया और टूर्नामेंट जीत लिया। मन की शक्ति ही सफलता की असली कुंजी है। आत्मविश्वास और स्थिरता सफलता की पहली शर्त है। नकारात्मक विचारों से मुकाबला करना सीखें। विजुअलाइजेशन और मानसिक प्रशिक्षण सफलता को सुनिश्चित करते हैं। मन प्रयास सह सफलता। दोस्तों, याद रखिए, आपका मन आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। इसे सही दिशा में लगाएं, विश्वास रखें, अनुशासन अपनाएं और लगातार प्रयास करें। फिर कोई भी लक्ष्य आपके लिए असंभव नहीं रहेगा। जीवन में मानसिक शक्ति का प्रयोग। स्वामी जी कहते हैं, मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी शक्ति उसके अपने मन में है। जब आप इस शक्ति का सही प्रयोग करना सीख जाते हैं, तो कोई भी चुनौती आपको रोक नहीं सकती। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि मन की शक्ति केवल सोचने और ध्यान में ही नहीं है, बल्कि इसे जीवन के हर क्षेत्र में प्रयोग करना चाहिए। मानसिक शक्ति का दैनिक जीवन में महत्व। हम अक्सर सोचते हैं कि मानसिक शक्ति सिर्फ ध्यान या आत्मविश्लेषण के लिए है, लेकिन स्वामी विवेकानंद बताते हैं कि यह हमारे रोजमर्रा के जीवन में हर निर्णय, हर कार्य और हर चुनौती को प्रभावित करती है। मानसिक शक्ति विचारों, विश्वास, अनुशासन। यदि आप इस सही दिशा में लगाएं, तो आपकी सफलता लगभग सुनिश्चित है। यह शक्ति आपको निर्णय लेने में स्पष्टता, डर और संदेह से मुक्ति और सकारात्मक परिणाम देती है। कल्पना कीजिए, एक छात्र जो परीक्षा में डर और चिंता के कारण लगातार असफल होता है। जब उसने अपने मन की शक्ति को जीवन में लागू किया, ध्यान, सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास और रोजाना अभ्यास, तो उसने न केवल परीक्षा में सफलता पाई, बल्कि अपने आत्मविश्वास और जीवन दृष्टिकोण को भी बदल दिया। मन की शक्ति और समस्या समाधान। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हर समस्या का समाधान पहले आपके मन में होता है। जब आप शांत और केंद्रित रहते हैं, तो समाधान अपने आप दिखाई देने लगते हैं। डर और संदेह केवल मन के भ्रम हैं। मानसिक शक्ति का सही प्रयोग समस्या को चुनौती के रूप में देखना और समाधान खोजना। जब कोई चुनौती आए, पहले शांत रहें, समस्या का विश्लेषण करें, सोचें कि इसे हल करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। विश्वास करें कि समाधान संभव है। दोस्तों, यही मानसिक शक्ति का प्रयोग है। कर्म के साथ संयोजन, लक्ष्य निर्धारण और मानसिक शक्ति। स्वामी जी बताते हैं कि मन की शक्ति तब और मजबूत होती है जब हमारे पास स्पष्ट लक्ष्य होते हैं। लक्ष्य हमारे विचारों और प्रयासों को दिशा देते हैं। जब आप अपने मन को लक्ष्य के प्रति केंद्रित करते हैं, तो कोई भी बाधा आपकी प्रगति को रोक नहीं सकती। रोज सुबह अपने लक्ष्य की स्पष्ट कल्पना करें। सोचें कि आप हर कदम पर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। यह अभ्यास आपके मन को सकारात्मक ऊर्जा और अडिग विश्वास भर देता है। मानसिक शक्ति का प्रयोग। जीवन के विभिन्न क्षेत्र। स्वामी विवेकानंद बताते हैं कि मानसिक शक्ति का प्रयोग सिर्फ पढ़ाई या काम में ही नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में किया जा सकता है। शिक्षा और करियर, कठिन विषय सीखने या करियर की चुनौतीपूर्ण स्थिति में। स्वास्थ्य और शारीरिक गतिविधियां। मानसिक शक्ति से हम अपने शरीर को अनुशासित कर सकते हैं। संबंध और सामाजिक जीवन। सकारात्मक सोच और नियंत्रण से बेहतर रिश्ते और संवाद संभव हैं। भावनात्मक संतुलन।
तनाव, गुस्सा, डर और चिंता पर नियंत्रण। एक युवा खिलाड़ी मानसिक शक्ति का अभ्यास करता है। वह हर दिन ध्यान करता है, अपने लक्ष्य की कल्पना करता है, डर और संदेह को चुनौती देता है। फिर धीरे धीरे वह अपने खेल में न केवल सुधार करता है बल्कि टॉप पर पहुंच जाता है। यह दिखाता है कि मन की शक्ति का सही प्रयोग हर क्षेत्र में सफलता ला सकता है। नकारात्मक सोच से मुक्ति और मानसिक शक्ति। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन उसका खुद का नकारात्मक सोच है। इसे पहचानो, चुनौती दो और इसे बदल दो। नकारात्मक सोच, डर, संदेह, आलस्य। सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास, धैर्य और सफलता। हर रात सोने से पहले सोचें, आज मेरे कौन से विचार सकारात्मक थे, कौन से विचार नकारात्मक थे। कल मैं नकारात्मक विचारों को कैसे बदल सकता हूं। यह अभ्यास आपके मानसिक शक्ति को सुदृढ़ और स्थिर बनाता है। आत्मविश्वास और मानसिक शक्ति का संयोजन। स्वामी जी बताते हैं कि मन की शक्ति और आत्मविश्वास मिलकर जीवन को बदल देते हैं। आत्मविश्वास, अपने कार्य और निर्णय पर भरोसा। मानसिक शक्ति, अपने विचारों और मानसिक स्थिति पर नियंत्रण। इन दोनों के संयोजन से कोई भी बाधा आपकी प्रगति को रोक नहीं सकती। एक व्यवसायी लगातार असफल हो रहा था। उसने अपने मानसिक अनुशासन को अपनाया, अपने विचारों को सकारात्मक बनाया, हर निर्णय में आत्मविश्वास रखा। धीरे धीरे उसके प्रयास सफल हुए और व्यवसाय खड़ा हो गया। मन की शक्ति का सही प्रयोग जीवन में हर क्षेत्र में सफलता देता है। ध्यान और मानसिक अनुशासन समाधान खोजने और निर्णय लेने में मदद करता है। स्पष्ट लक्ष्य मन को केंद्रित और मजबूत बनाते हैं। नकारात्मक सोच से मुक्ति मानसिक शक्ति को बढ़ाती है। आत्मविश्वास और मानसिक शक्ति का संयोजन असंभव को संभव बनाता है। रोजाना अभ्यास, ध्यान और विजुअलाइजेशन से मानसिक शक्ति स्थिर और अजेय बनती है। दोस्तों, याद रखिए, आपका मन आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। इस शक्ति का प्रयोग जीवन में करें। आत्मविश्वास के साथ चुनौतियों का सामना करें और हर लक्ष्य को हासिल करें। इच्छा शक्ति और मानसिक शक्ति। स्वामी जी कहते हैं, इच्छा शक्ति वह शक्ति है जो आपके विचारों और कर्मों को दिशा देती है। जब इच्छा शक्ति मजबूत हो तो कोई भी बाधा आपकी सफलता को रोक नहीं सकती। यह अध्याय हमें सिखाता है कि मन की शक्ति और इच्छा शक्ति का सही संयोजन जीवन में असंभव को संभव बना देता है। इच्छा शक्ति क्या है? इच्छा शक्ति वह आंतरिक शक्ति जो हमें हमारे लक्ष्य की ओर प्रेरित करती है। यह केवल इच्छा या चाहत नहीं है, यह एकाग्रता, दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास का परिणाम है। बिना इच्छा शक्ति के हमारी मानसिक शक्ति अधूरी रहती है। कल्पना कीजिए, एक पर्वतारोही, ऊंचा और खतरनाक पर्वत है। उसके मन में डर है, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत है कि वह कदम दर कदम आगे बढ़ता है। यही इच्छा शक्ति उसे शिखर तक पहुंचाती है। दोस्तों, यही इच्छा शक्ति और मानसिक शक्ति का संयोजन है। इच्छा शक्ति और आत्मनियंत्रण। स्वामी विवेकानंद बताते हैं कि इच्छा शक्ति केवल इच्छा के लिए नहीं है, बल्कि अपने मन और विचारों पर नियंत्रण के लिए भी आवश्यक है। इच्छा शक्ति मन की नियंत्रण क्षमता। जब मन अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखता है तो हम हर परिस्थिति में सही निर्णय ले सकते हैं। रोजाना 10 मिनट शांत बैठें। सोचें कि आपकी सबसे बड़ी इच्छा या लक्ष्य क्या है। मन में दृढ़ निश्चय बनाएं कि आप इसे हासिल करेंगे। हर नकारात्मक विचार या डर को चुनौती दें। यह अभ्यास आपकी इच्छा शक्ति और मानसिक शक्ति को मजबूत करता है। इच्छा शक्ति और कठिनाइयों का सामना। स्वामी जी कहते हैं, इच्छा शक्ति ही वह शक्ति है जो हमें बाधाओं के बावजूद आगे बढ़ने में सक्षम बनाती है। हर व्यक्ति जीवन में चुनौतियों का सामना करता है। इच्छा शक्ति मजबूत होने पर डर, संदेह और असफलता का सामना आसानी से किया जा सकता है। एक विद्यार्थी लगातार परीक्षा में फेल हो रहा था। उसकी इच्छा शक्ति कमजोर थी, वह जल्दी हार मान लेता था। जब उसने इच्छा शक्ति को मजबूत किया, खुद पर विश्वास किया और नियमित अभ्यास किया, तो उसने अंततः परीक्षा में सफलता हासिल की। दोस्तों, यही इच्छा शक्ति का चमत्कार है, मन की शक्ति के साथ मिलकर किसी भी बाधा को पार करना।
इच्छा शक्ति और लक्ष्य निर्धारण। स्वामी विवेकानंद बताते हैं कि स्पष्ट लक्ष्य इच्छा शक्ति को मजबूत बनाते हैं। जब आपके पास स्पष्ट लक्ष्य हैं, तो मन और इच्छा शक्ति दोनों केंद्रित हो जाते हैं। यह संयोजन आपको लगातार प्रयास करने और असफलताओं से सीखने में मदद करता है। रोज सुबह अपने लक्ष्य की स्पष्ट कल्पना करें। सोचें कि आप हर बाधा पार कर चुके हैं। यह मानसिक शक्ति और इच्छा शक्ति को मजबूत करता है। मानसिक शक्ति, इच्छा शक्ति और सफलता। स्वामी जी कहते हैं कि सफलता, मानसिक शक्ति, इच्छा शक्ति, लगातार प्रयास। केवल इच्छा शक्ति से कुछ नहीं होता, लेकिन यह मन की शक्ति को दिशा देती है। केवल मानसिक शक्ति से भी कुछ नहीं होता, लेकिन जब इच्छा शक्ति उससे जुड़ती है तो परिणाम असीमित हो जाते हैं। एक युवा उद्यमी अपने व्यवसाय में बार बार असफल होता रहा। उसने अपने मन और इच्छा शक्ति को प्रशिक्षित किया। सकारात्मक सोच, ध्यान और लक्ष्य पर फोकस के साथ उसने लगातार प्रयास किया। धीरे धीरे उसका व्यवसाय सफल हुआ। दोस्तों, यही मानसिक शक्ति और इच्छा शक्ति का जादू है। इच्छा शक्ति बढ़ाने के उपाय। स्वामी विवेकानंद हमें कुछ व्यावहारिक उपाय बताते हैं। हर दिन अपने लक्ष्य और उद्देश्य को याद करें। नकारात्मक विचार और डर को चुनौती दें। छोटे लक्ष्य तय करें और उन्हें लगातार हासिल करें। सकारात्मक पुष्टि, एफर्मेशंस करें। मैं सक्षम हूं, मेरी इच्छा शक्ति अडिग है, कोई भी बाधा मुझे नहीं रोक सकती। हर दिन अपने लक्ष्य की कल्पना करें कि आपने उसे पा लिया है। कल्पना करें कि आप अपने सबसे बड़े सपने को हासिल कर रहे हैं। हर कदम पर आपका मन शांत और शक्तिशाली है। हर चुनौती पार हो चुकी है। यह अभ्यास आपकी मानसिक शक्ति और इच्छा शक्ति को सुदृढ़ बनाता है। इच्छा शक्ति, मन की शक्ति को दिशा देने वाली आंतरिक शक्ति। इच्छा शक्ति और आत्मनियंत्रण आपको हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने में सक्षम बनाते हैं। कठिनाइयों का सामना इच्छा शक्ति के बिना संभव नहीं। स्पष्ट लक्ष्य इच्छा शक्ति को मजबूत और केंद्रित बनाते हैं। सफलता, मानसिक शक्ति, इच्छा शक्ति, लगातार प्रयास। रोजाना अभ्यास, विजुअलाइजेशन और एफर्मेशन से इच्छा शक्ति और मानसिक शक्ति अजेय बनती है। दोस्तों, याद रखिए, आपकी इच्छा शक्ति और मानसिक शक्ति ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। इन्हें प्रशिक्षित करें, अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहें और कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। सकारात्मक सोच और मानसिक शक्ति। स्वामी जी कहते हैं, आप जो सोचते हैं वही आप बन जाते हैं। अपने मन को सकारात्मक दिशा में प्रशिक्षित करें और आप अपने जीवन में चमत्कार देखेंगे। यह अध्याय हमें सिखाता है कि सकारात्मक सोच केवल विचारों ही का खेल नहीं, बल्कि जीवन की वास्तविक शक्ति है। सकारात्मक सोच क्या है? सकारात्मक सोच मन में आशा, विश्वास और आत्मशक्ति की भावना। यह डर, संदेह और नकारात्मकता को खत्म करती है। सकारात्मक सोच व्यक्ति को मानसिक रूप से मजबूत बनाती है और हर चुनौती का सामना करने की ताकत देती है। कल्पना कीजिए, एक युवा लेखक लगातार असफलता का सामना कर रहा है। उसका मन नकारात्मक विचारों से भरा था। मैं सक्षम नहीं हूं, मैं सफल नहीं हो सकता। जब उसने अपने विचारों को बदलकर सकारात्मक सोचना शुरू किया, मैं सीख रहा हूं, मैं मजबूत हूं, मैं सफल हो सकता हूं, उसके जीवन में बदलाव आया और उसने सफलता प्राप्त की। दोस्तों, यही सकारात्मक सोच की शक्ति है। मानसिक शक्ति और सकारात्मक सोच का संबंध। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, मन की शक्ति तभी प्रभावी होती है जब वह सकारात्मक दिशा में केंद्रित हो। यदि आप नकारात्मक सोचते हैं तो मानसिक शक्ति अव्यवस्थित और कमजोर रहती है। यदि आप सकारात्मक सोचते हैं तो मानसिक शक्ति अजेय और प्रभावी बनती है। रोज सुबह उठकर अपने आप से कहें, आज मैं सकारात्मक रहूंगा, मेरी सोच मुझे सफलता की ओर ले जाएगी, कोई नकारात्मकता मुझे रोक नहीं सकती। यह अभ्यास मानसिक शक्ति को सकारात्मक दिशा में प्रशिक्षित करता है। नकारात्मक सोच को पहचानना और बदलना। स्वामी जी बताते हैं कि अधिकतर लोग अपनी असफलताओं और अनुभवों के कारण नकारात्मक सोच में फंस जाते हैं। नकारात्मकता डर, संदेह, असफलता की चिंता। सकारात्मक सोच आशा, आत्मविश्वास और धैर्य। जब कोई नकारात्मक विचार आए
उसे पहचानें। सोचें, क्या यह विचार मुझे मजबूत बना रहा है या कमजोर? इसे बदलें, मैं सक्षम हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं सफल हो सकता हूं। एक छात्र बार बार परीक्षा में फेल हो रहा था। उसने नकारात्मक सोच छोड़कर सकारात्मक सोच अपनाई। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ा और उसने परीक्षा में सफलता प्राप्त की। विजुअलाइजेशन और सकारात्मक सोच। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि विजुअलाइजेशन सकारात्मक सोच को मजबूत करने का सबसे प्रभावशाली तरीका है। रोज अपने लक्ष्य की स्पष्ट कल्पना करें। सोचें कि आप अपने लक्ष्य को हासिल कर चुके हैं। हर चुनौती का सामना आप सहजता से कर रहे हैं। शांत जगह पर बैठें और आंखें बंद करें। अपने लक्ष्य की पूरी कल्पना करें। आपने उसे हासिल कर लिया है। अपने मन को सकारात्मक ऊर्जा से भरें। हर बार जब नकारात्मकता आए, इस कल्पना को याद करें। दोस्तों, यह अभ्यास आपके मन को प्रशिक्षित करता है और सकारात्मक सोच को स्थायी बनाता है। सकारात्मक सोच के जीवन पर प्रभाव। स्वामी विवेकानंद बताते हैं कि सकारात्मक सोच व्यक्ति को सफलता, आत्मविश्वास और मानसिक शांति देती है। शिक्षा और करियर में सफलता, स्वस्थ और अनुशासित जीवन, बेहतर संबंध और सामाजिक जीवन, तनाव, डर और चिंता का नियंत्रण। एक व्यवसायी लगातार कठिनाइयों का सामना कर रहा था। उसने नकारात्मक सोच को छोड़कर सकारात्मक सोच अपनाई। अपने कर्मचारियों और ग्राहकों के साथ सकारात्मक दृष्टिकोण रखा। धीरे धीरे उसका व्यवसाय और जीवन दोनों सफल और खुशहाल हो गए। रोजाना अभ्यास सकारात्मक सोच को स्थायी बनाना। स्वामी जी ने हमें कुछ दैनिक अभ्यास सुझाए हैं। रोज सुबह सकारात्मक पुष्टि एफर्मेशन करें। मैं सक्षम हूं, मैं सकारात्मक सोचता हूं, मेरा मन अजेय है। विजुअलाइजेशन का अभ्यास करें। नकारात्मक विचारों को चुनौती दें और बदलें। दैनिक आत्मविश्लेषण। आज मेरे कौन से विचार सकारात्मक थे, कौन से नकारात्मक थे? कल मैं नकारात्मक विचारों को कैसे रोके? कल्पना करें कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मक सोच अपनाए हुए हैं। आपके निर्णय स्पष्ट हैं। आपका मन शांत और शक्तिशाली है। आपके कार्य सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। यह अभ्यास सकारात्मक सोच और मानसिक शक्ति को स्थायी बनाता है। सकारात्मक सोच मन की शक्ति का वास्तविक प्रयोग। नकारात्मक सोच डर, संदेह और असफलता। सकारात्मक सोच आत्मविश्वास, सफलता और मानसिक शांति। विजुअलाइजेशन और एफर्मेशंस सकारात्मक सोच को मजबूत करते हैं। रोजाना अभ्यास और आत्मविश्लेषण इसे स्थायी बनाते हैं। मानसिक शक्ति, सकारात्मक सोच जीवन में चमत्कार। दोस्तों, याद रखिए, आपकी सोच ही आपका जीवन बनाती है। इसे सकारात्मक बनाएं, अपने मन को प्रशिक्षित करें और कोई भी चुनौती आपको रोक नहीं सकती। आत्मसंयम और मानसिक शक्ति। स्वामी जी कहते हैं, आत्मसंयम वह शक्ति है जो आपके विचारों, भावनाओं और कर्मों को नियंत्रित करती है। जब आत्मसंयम मजबूत हो, तब मन अजेय और जीवन सफलता से भरा होता है। मन की शक्ति केवल जागरूकता से नहीं, बल्कि अनुशासन और आत्मनियंत्रण के साथ ही जीवन में पूरी तरह प्रभावी होती है। आत्मसंयम क्या है? आत्मसंयम अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को नियंत्रित करने की क्षमता। यह केवल आत्मनियंत्रण नहीं है, बल्कि मन को स्थिर और केंद्रित रखने की कला है। बिना आत्मसंयम के मानसिक शक्ति अधूरी रहती है। कल्पना कीजिए, एक विद्यार्थी जो पढ़ाई में ध्यान नहीं लगाता। जब उसने आत्मसंयम का अभ्यास किया, समय पर पढ़ाई, ध्यान केंद्रित करना, नकारात्मक विचारों को रोका, तो उसकी सफलता में नाटकीय सुधार हुआ। दोस्तों, यही आत्मसंयम की वास्तविक शक्ति है। आत्मसंयम और मानसिक शक्ति का संबंध। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, मन की शक्ति तभी प्रभावी होती है जब उसे अनुशासित और नियंत्रित किया जाए। यदि आप अपने मन और इच्छाओं पर नियंत्रण रखते हैं, तो आपका जीवन स्थिर और शक्तिशाली बनता है। आत्मसंयम, मानसिक शक्ति का वास्तविक प्रयोग। रोज कम से कम 10 मिनट शांत बैठें। अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान दें। प्रत्येक नकारात्मक या अनावश्यक विचार को पहचानें और छोड़ दें। मन को केवल लक्ष्य और सकारात्मक दिशा में केंद्रित करें। आत्मसंयम और सफलता। स्वामी जी बताते हैं कि आत्मसंयम सफलता की नींव है।
जब आप अपने विचारों और इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं तो आप सही निर्णय लेते हैं। यह आपको संघर्ष और कठिनाइयों में भी स्थिर और अडिग बनाता है। एक युवा व्यवसायी अपनी वित्तीय समस्याओं के कारण तनाव में था। उसने अपने आप को नियंत्रित किया, अपने निर्णयों में संयम रखा और योजनाबद्ध तरीके से काम किया। धीरे धीरे उसकी समस्याएं हल हुई और व्यवसाय सफल हुआ। दोस्तों, यही आत्मसंयम की शक्ति है, मन को नियंत्रित करके जीवन को नियंत्रित करना। भावनाओं का नियंत्रण। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि भावनाएं मन की शक्तियों को नियंत्रित या कमजोर कर सकती हैं। गुस्सा, ईर्ष्या, भय और लालच नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। धैर्य, शांति, सहनशीलता और संतोष सकारात्मक ऊर्जा देते हैं। जब गुस्सा या डर आए, गहरी सांस लें। सोचें, यह भावना मेरे लक्ष्य में बाधा डाल रही है, मैं इसे नियंत्रित कर सकता हूं। धीरे धीरे यह अभ्यास आपके भावनाओं पर नियंत्रण सिखाता है। इच्छाओं का नियंत्रण। स्वामी जी बताते हैं कि अनियंत्रित इच्छाएं मानसिक शक्ति को कमजोर करती हैं। इच्छाओं पर नियंत्रण मानसिक शक्ति को मजबूत बनाना। संतुलित इच्छाएं और धैर्य आपके निर्णयों और कार्यों को स्पष्ट बनाते हैं। एक व्यक्ति अपने वांछित सुख और भौतिक लालच में फंस गया। उसने आत्मसंयम और मानसिक अनुशासन अपनाया। धीरे धीरे उसकी मानसिक शक्ति जागृत हुई और उसने संतुलित और सफल जीवन जीना शुरू किया। रोजाना अभ्यास आत्मसंयम। स्वामी जी ने आत्मसंयम के लिए कुछ दैनिक अभ्यास सुझाए हैं। ध्यान और मानसिक अनुशासन। रोज कम से कम 10 मिनट। भावनाओं पर नियंत्रण। गुस्सा, भय, ईर्ष्या को पहचानें और छोड़ें। इच्छाओं को संतुलित करना। केवल आवश्यक चीजों पर ध्यान दें। सकारात्मक पुष्टि। एफर्मेशंस। मैं शांत हूं, मैं नियंत्रित हूं, मेरा मन अड़ेग और शक्तिशाली है। दैनिक आत्मविश्लेषण। आज मैं किन चीजों में संयमित रहा, किन चीजों में अनुशासन खोया, कल मैं कैसे सुधार कर सकता हूं। कल्पना करें कि आप हर परिस्थिति में शांत, संयमित और मानसिक रूप से शक्तिशाली हैं। आपके निर्णय स्पष्ट हैं, आपका मन अडिग है। कोई भी बाधा आपकी प्रगति को रोक नहीं सकती। आत्मसंयम मानसिक शक्ति का वास्तविक प्रयोग। मन और भावनाओं का नियंत्रण सफलता और मानसिक स्थिरता देता है। अनियंत्रित इच्छाएं और भावनाएं मानसिक शक्ति को कमजोर करती हैं। रोजाना अभ्यास, ध्यान और एफर्मेशंस आत्मसंयम को मजबूत बनाते हैं। मन, आत्मसंयम, अजेय मानसिक शक्ति और जीवन में सफलता। दोस्तों, याद रखिए, आपका आत्मसंयम ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। इसे विकसित करें, अपने मन को प्रशिक्षित करें और हर चुनौती को पार करें। ध्यान और जीवन का उद्देश्य। स्वामी जी कहते हैं, ध्यान केवल मानसिक शांति का साधन नहीं है, बल्कि यह जीवन के उद्देश्य को जानने और उसे प्राप्त करने की कुंजी है। जब आपका मन केंद्रित होता है तो आप अपने जीवन का वास्तविक उद्देश्य समझ सकते हैं। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि ध्यान और मानसिक अनुशासन जीवन में सफलता और संतोष की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है। ध्यान क्या है और क्यों जरूरी है? ध्यान मन की शक्ति को एकाग्र करने की प्रक्रिया। यह केवल मानसिक शांति नहीं देता, बल्कि मन को स्थिर और केंद्रित बनाता है। ध्यान के माध्यम से हम अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं पर नियंत्रण पा सकते हैं। कल्पना कीजिए, एक युवा लेखक अपनी लेखनी में लगातार असफल हो रहा है। उसने रोज ध्यान का अभ्यास किया, अपने विचारों को केंद्रित किया और नकारात्मकता को दूर किया। धीरे धीरे उसकी लेखनी में स्पष्टता और सफलता आई। जीवन का उद्देश्य समझना। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हर व्यक्ति का जीवन एक उद्देश्य के लिए होता है। उद्देश्य वह लक्ष्य जो आपके जीवन को दिशा और अर्थ देता है। बिना उद्देश्य के व्यक्ति भ्रमित और असंतुष्ट रहता है। ध्यान आपके मन को साफ करता है और आपको अपने वास्तविक उद्देश्य की पहचान कराता है। रोज सुबह शांत जगह पर बैठें। सोचें, मेरा जीवन उद्देश्य क्या है? अपने विचारों को केवल इस प्रश्न पर केंद्रित करें। धीरे धीरे उत्तर स्पष्ट होने लगेगा। ध्यान और मानसिक शक्ति का संबंध। स्वामी जी बताते हैं कि ध्यान से ही मानसिक शक्ति जागृत होती है। ध्यान मन को केंद्रित और नियंत्रित करना।
जब मन स्थिर होता है तो विचार स्पष्ट और सकारात्मक होते हैं। स्पष्ट विचार, सही निर्णय, जीवन में सफलता। कल्पना करें कि आपका मन पूरी तरह शांत और केंद्रित है। हर निर्णय स्पष्ट है। आपका जीवन उद्देश्य स्पष्ट है। आप हर चुनौती को आसानी से पार कर सकते हैं। जीवन में ध्यान का प्रयोग। स्वामी विवेकानंद बताते हैं कि ध्यान का अभ्यास जीवन के हर क्षेत्र में लाभकारी है। शिक्षा और करियर, कठिन विषय और काम में मानसिक स्पष्टता, स्वास्थ्य और मानसिक शांति, तनाव और चिंता कम करना, संबंध और सामाजिक जीवन, बेहतर संवाद और संतुलित मानसिकता, आत्मविश्लेषण और उद्देश्य की खोज, जीवन की दिशा निर्धारित करना। एक युवा उद्यमी अपनी नौकरी और व्यवसाय में असफल था। उसने ध्यान करना शुरू किया, अपने मन को केंद्रित किया और उद्देश्य की स्पष्टता प्राप्त की। धीरे धीरे उसके व्यवसाय में सुधार और जीवन में संतोष आया। ध्यान का रोजाना अभ्यास। स्वामी जी ने ध्यान के लिए कुछ सरल उपाय बताए हैं। शांत जगह चुनें और आंखें बंद करें। सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। विचारों को पहचानें और उन्हें बिना प्रतिक्रिया के जाने दें। मन को केवल अपने उद्देश्य और लक्ष्य पर केंद्रित करें। रोजाना कम से कम 15 से 20 मिनट अभ्यास करें। कल्पना करें कि आप अपने जीवन के उद्देश्य को पा चुके हैं। आपका मन शांत, स्पष्ट और केंद्रित है। आप हर निर्णय में स्थिर और आत्मविश्वासी हैं। यह अभ्यास आपके जीवन में स्थायी सफलता और संतोष लाता है। ध्यान मन को स्थिर और केंद्रित करने की प्रक्रिया। ध्यान से मानसिक शक्ति जागृत होती है। जीवन का उद्देश्य पहचानने में ध्यान सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है। रोजाना अभ्यास और विजुअलाइजेशन जीवन में स्पष्टता और सफलता लाते हैं। मानसिक शक्ति, ध्यान, उद्देश्य, संतोष और सफलता। दोस्तों, याद रखिए, ध्यान आपके जीवन का सबसे शक्तिशाली साधन है। इसे अपनाएं, अपने मन को केंद्रित करें और अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करें। मानसिक ऊर्जा और सफलता। स्वामी जी कहते हैं, मानसिक ऊर्जा वह शक्ति है जो आपके विचारों, भावनाओं और कर्मों को शक्ति देती है। इसे जागृत करें और कोई भी लक्ष्य आपके लिए असंभव नहीं रहेगा। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि मानसिक ऊर्जा का सही प्रयोग ही जीवन में स्थायी सफलता और संतोष लाने का रास्ता है। मानसिक ऊर्जा क्या है? मानसिक ऊर्जा मन की सक्रिय शक्ति जो विचारों और कर्मों को सक्रिय करती है। यह केवल सोचने की क्षमता नहीं, बल्कि सकारात्मक और केंद्रित कार्य करने की शक्ति है। मानसिक ऊर्जा जितनी अधिक, उतनी आपकी सफलता की संभावना उतनी ही अधिक। कल्पना कीजिए, दो विद्यार्थी एक ही प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। पहला विद्यार्थी केवल समय बिताता है, बिना ध्यान और मानसिक ऊर्जा के। दूसरा विद्यार्थी अपने मन को केंद्रित करता है, सकारात्मक सोच रखता है और पूरे मानसिक बल से पढ़ाई करता है। परिणाम स्पष्ट है, दूसरा विद्यार्थी सफलता प्राप्त करता है। मानसिक ऊर्जा और सफलता का संबंध। स्वामी विवेकानंद बताते हैं कि सफलता का रहस्य केवल प्रयास में नहीं, बल्कि मानसिक ऊर्जा के सही उपयोग में है। मानसिक ऊर्जा, विचारों का नियंत्रित प्रवाह, केंद्रित ध्यान, सकारात्मक दृष्टिकोण। जब आप इसे सही दिशा में लगाते हैं तो आपकी सफलता लगभग निश्चित हो जाती है। अपने लक्ष्यों और कार्यों की सूची बनाएं। ध्यान और विजुअलाइजेशन के माध्यम से प्रत्येक कार्य में अपने मन को केंद्रित करें। नकारात्मक और अनावश्यक विचारों को पहचानें और उन्हें छोड़ दें। लगातार मानसिक ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में बनाए रखें। मानसिक ऊर्जा बढ़ाने के उपाय। स्वामी जी बताते हैं कि मानसिक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास हैं। ध्यान और मानसिक अनुशासन। रोज 15 से 20 मिनट ध्यान, सकारात्मक सोच और एफर्मेशंस। मेरी मानसिक ऊर्जा असीम है। मैं अपने लक्ष्य प्राप्त करने में सक्षम हूं। शारीरिक स्वास्थ्य। स्वस्थ शरीर, शक्तिशाली मानसिक ऊर्जा। नकारात्मक विचारों और भावनाओं का नियंत्रण। एक युवा उद्यमी बार बार असफल हो रहा था। उसने अपने मानसिक ऊर्जा का सही प्रयोग करना सीखा। ध्यान, विजुअलाइजेशन और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया। धीरे धीरे उसकी ऊर्जा बढ़ी और उसके प्रयास सफल हुए। मानसिक ऊर्जा का केंद्रित प्रयोग।
स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि असफलता अक्सर मानसिक ऊर्जा के बिखराव के कारण होती है। कई कार्यों में बिखरी हुई ऊर्जा असफल प्रयास, केंद्रित मानसिक ऊर्जा कम प्रयास में अधिक सफलता। हर दिन अपने महत्वपूर्ण कार्यों पर मानसिक ऊर्जा केंद्रित करें। गैर जरूरी कार्यों और विचारों से अपने मन को मुक्त रखें। विजुअलाइजेशन और एफर्मेशंस के माध्यम से ऊर्जा का सही दिशा में प्रयोग करें। मानसिक ऊर्जा और आत्मविश्वास। स्वामी जी बताते हैं कि मानसिक ऊर्जा और आत्मविश्वास एक दूसरे के पूरक हैं। मानसिक ऊर्जा मन की सक्रिय शक्ति, आत्मविश्वास अपने प्रयास और क्षमताओं पर विश्वास। जब ये दोनों मिलते हैं तो कोई भी बाधा आपकी प्रगति को रोक नहीं सकती। एक खिलाड़ी मानसिक ऊर्जा और आत्मविश्वास के माध्यम से कठिन मुकाबलों में जीतता है। उसका ध्यान केंद्रित है, उसका आत्मविश्वास अडिग है। यही सफलता की कुंजी है। रोजाना अभ्यास मानसिक ऊर्जा बनाए रखना। स्वामी जी ने मानसिक ऊर्जा के लिए की दैनिक अभ्यास सुझाए हैं। ध्यान और विजुअलाइजेशन। अपने लक्ष्य की स्पष्ट कल्पना करें। सकारात्मक पुष्टि, एफर्मेशंस। मैं असीम मानसिक ऊर्जा का मालिक हूं। मैं हर लक्ष्य प्राप्त कर सकता हूं। नकारात्मक विचारों को चुनौती देना और छोड़ना। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना। दैनिक आत्मविश्लेषण। आज मैंने अपनी मानसिक ऊर्जा का सही प्रयोग कहां किया, कहां बिखरी हुई रही, कल इसे कैसे सुधारूं। कल्पना करें कि आप अपनी मानसिक ऊर्जा को पूरी तरह सक्रिय कर चुके हैं। आपके विचार स्पष्ट हैं, आपका मन केंद्रित और शक्तिशाली है, आपके प्रयास सफलता की दिशा में अग्रसर हैं। मानसिक ऊर्जा, विचारों और कर्मों को शक्ति देने वाली आंतरिक शक्ति। केंद्रित मानसिक ऊर्जा सफलता की कुंजी है। ध्यान, विजुअलाइजेशन और एफर्मेशंस इसे मजबूत बनाते हैं। नकारात्मकता और अनावश्यक विचारों से मानसिक ऊर्जा बिखरती है। मानसिक ऊर्जा, आत्मविश्वास, अजेय शक्ति और सफलता। दोस्तों, याद रखिए, आपकी मानसिक ऊर्जा ही आपकी सफलता की सबसे बड़ी शक्ति है। इसे जागृत करें, केंद्रित करें और हर लक्ष्य को हासिल करें। जीवन में मानसिक शक्ति का अंतिम रहस्य। स्वामी जी कहते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका मन है। जब आप इसे समझ जाते हैं और सही दिशा में लगाते हैं तो कोई भी शक्ति आपकी सफलता को रोक नहीं सकती। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि संपूर्ण जीवन में मानसिक शक्ति का सही प्रयोग ही आपकी असली सफलता, संतोष और आत्मनिर्भरता का आधार है। मानसिक शक्ति का अंतिम रहस्य। स्वामी विवेकानंद बताते हैं कि मनुष्य के भीतर असीम शक्ति है, लेकिन इसे जागृत करना और सही दिशा में लगाना ही सबसे बड़ा रहस्य है। यह शक्ति केवल सोचने या कल्पना करने में नहीं है, बल्कि जीवन में लागू करने में है। कल्पना कीजिए, दो लोग समान परिस्थितियों में हैं। पहला व्यक्ति अपने मन की शक्ति को समझता नहीं और जीवन में संघर्ष करता रहता है। दूसरा व्यक्ति अपनी मानसिक शक्ति का प्रयोग करता है। निर्णय स्पष्ट, कार्य केंद्रित और परिणाम सकारात्मक। परिणाम स्पष्ट है, जीवन में दूसरा व्यक्ति सफल और संतुष्ट होता है। मानसिक शक्ति, आत्मविश्वास, इच्छा शक्ति। स्वामी जी कहते हैं कि मानसिक शक्ति अकेले पर्याप्त नहीं है। आत्मविश्वास, अपने आप पर और अपने प्रयासों पर भरोसा। इच्छा शक्ति, लक्ष्य तक पहुंचने का दृढ़ निश्चय। मानसिक शक्ति, मन को केंद्रित, सकारात्मक और स्थिर रखना। रोज सुबह अपने लक्ष्य की कल्पना करें। सोचें कि आपने उसे प्राप्त कर लिया है। अपने आत्मविश्वास और अष्ट एंड पुष्ट इच्छा शक्ति को मानसिक रूप से मजबूत करें। हर नकारात्मक विचार या डर को चुनौती दें। यह अभ्यास आपकी पूर्ण मानसिक शक्ति को जागृत करता है। जीवन में मानसिक शक्ति का प्रयोग। स्वामी विवेकानंद बताते हैं कि मानसिक शक्ति का सही प्रयोग जीवन के सभी क्षेत्रों में होना चाहिए। शिक्षा और करियर सफलता, स्पष्ट निर्णय और कौशल, स्वास्थ्य और मानसिक शांति, तनाव और चिंता से मुक्ति, संबंध और सामाजिक जीवन, बेहतर संवाद और संतुलित संबंध, आत्मनिर्भरता और आत्मसंयम, हर परिस्थिति में स्थिर रहना, ध्यान और विजुअलाइजेशन, लक्ष्य की स्पष्टता और मानसिक संतुलन। एक युवा उद्यमी मानसिक शक्ति का अभ्यास करता है। वह लगातार विजुअलाइजेशन, ध्यान,
सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास अपनाता है। धीरे धीरे उसकी सफलता जीवन के हर क्षेत्र में दिखने लगती है। यही है मानसिक शक्ति का अंतिम रहस्य, जीवन को पूरी तरह बदलना। नकारात्मकता और मानसिक शक्ति। स्वामी जी बताते हैं कि नकारात्मक विचार मानसिक शक्ति को कमजोर करते हैं। भय, संदेह, असफलता का डर, मानसिक ऊर्जा की बर्बादी। सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति मानसिक शक्ति का निर्माण। हर दिन नकारात्मक विचारों की पहचान करें, उन्हें चुनौती दें और सकारात्मक विकल्प अपनाएं। विजुअलाइजेशन और एफर्मेशन के माध्यम से मन को मजबूत बनाएं। मानसिक शक्ति का अंतिम रहस्य कहानी के माध्यम से समझें। एक महान वैज्ञानिक ने जीवन में कई असफलताएं देखी। उसने अपने मन की शक्ति को जागृत किया, अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित किया, इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास के साथ निरंतर प्रयास किया। अंततः उसने अद्भुत खोज की और जीवन में स्थायी सफलता पाई। दोस्तों, यही मानसिक शक्ति का अंतिम रहस्य है, मन को नियंत्रित, केंद्रित और सकारात्मक बनाना और इसे जीवन में लागू करना। रोजाना अभ्यास। मानसिक शक्ति का अंतिम रूप। स्वामी जी ने अंतिम अध्याय में कुछ दैनिक अभ्यास सुझाए हैं। ध्यान और विजुअलाइजेशन, कम से कम 15 से 20 मिनट रोज। मैं अपनी मानसिक शक्ति का पूर्ण प्रयोग कर रहा हूं। मैं सक्षम और अजेय हूं। नकारात्मक विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण, धैर्य और इच्छा शक्ति के साथ लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना। दैनिक आत्मविश्लेषण। आज मैंने मानसिक शक्ति का सही प्रयोग कहां किया, कहां कमजोर रहा, कल इसे कैसे बेहतर बनाऊं। कल्पना करें कि आप अपनी पूर्ण मानसिक शक्ति का उपयोग कर रहे हैं। मन अडिग और केंद्रित है, लक्ष्य स्पष्ट है, आप जीवन की हर चुनौती में सफलता प्राप्त कर रहे हैं। मानसिक शक्ति जीवन में सफलता और संतोष का अंतिम रहस्य। इसे जागृत करना और सही दिशा में लगाना आवश्यक है। आत्मविश्वास, इच्छा शक्ति, मानसिक शक्ति, अजेय संयोजन। नकारात्मकता और डर मानसिक शक्ति को कमजोर करते हैं। रोजाना ध्यान, विजुअलाइजेशन, एफर्मेशंस और आत्मविश्लेषण इसे स्थायी बनाते हैं। मानसिक शक्ति का सही प्रयोग जीवन को पूरी तरह बदल देता है। दोस्तों, याद रखिए, आपकी मानसिक शक्ति ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। इसे प्रशिक्षित करें, केंद्रित करें और जीवन में हर लक्ष्य को प्राप्त करें। क्रिटिकल थिंकिंग। जेरल फोरमन की यह पुस्तक बताती है कि हम कैसे सही तरीके से सोचें, कैसे तथ्य और राय में फर्क करें और रोजमर्रा की जिंदगी में बेहतर निर्णय लें। यह किताब सोचने की कला को आसान भाषा में समझाती है ताकि कोई भी व्यक्ति बेहतर समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सके और गलत धारणाओं से बच सके। क्रिटिकल थिंकिंग क्या है? यह सोचने का एक अनुशासित और तार्किक तरीका है। इसमें हम किसी भी जानकारी को जांचते, समझते, सवाल करते और विश्लेषण करते हैं। इसका लक्ष्य सही निष्कर्ष पर पहुंचना, न कि जल्दी निर्णय लेना। जानकारी का विश्लेषण करना। किताब के अनुसार किसी भी सूचना को स्वीकार करने से पहले ये 3 सवाल जरूर पूछने चाहिए। क्या यह जानकारी तथ्य है या राय? इसका स्रोत विश्वसनीय है या नहीं? क्या इसे सबूत या तर्क समर्थन करते हैं? तर्क, आज इस स्लाइड में। आर्ग्यूमेंट्स को समझना। लेखक तर्क को 2 हिस्सों में बांटते हैं। प्रेमिस, आधार, वह कारण या तथ्य जो दावा को सहारा देते हैं। कंक्लूजन, निष्कर्ष, अंतिम बात जो सिद्ध करनी है। अच्छा तर्क वही है जिसमें आधार स्पष्ट हो, निष्कर्ष तार्किक रूप से निकलता हो, कोई विरोधाभास या छल, फैलेसी ना हो। लॉजिकल फैलेसी, तार्किक गलतियां। पुस्तक कई सामान्य गलतियों को समझाती है, जैसे एड होमिनम, व्यक्ति पर हमला करना, तर्क पर नहीं। बैंड वैगन, सब कर रहे हैं इसलिए सही है। फॉल्स कॉज, बिना प्रमाण के कारण परिणाम मान लेना। स्ट्रॉमैन, असली तर्क को गलत तरीके से पेश करना। यदि ये गलतियां पहचान ली जाएं, तो सोचने की गुणवत्ता बहुत बढ़ जाती है। निर्णय लेने की कला, डिसीजन मेकिंग। जेरल फोरमन बताते हैं
कि अच्छी निर्णय प्रक्रिया में ये शामिल होते हैं: समस्या की सही पहचान, सभी विकल्पों का विश्लेषण, परिणामों का अनुमान, सबसे तार्किक और प्रभावी विकल्प चुनना। यह सोचने का तरीका भावनात्मक गलतियों को कम करता है। समस्या समाधान कौशल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। किताब प्रभावी समस्या समाधान के लिए 4 स्टेप पद्धति देती है। समस्या को स्पष्ट करना, समाधान की संभावनाएं उत्पन्न करना, उन्हें तर्क के आधार पर आंकना, सबसे बेहतर समाधान लागू करना, खुले दिमाग से सोचने की आदत। ओपन माइंडेड थिंकिंग। लेखक बताते हैं, नई जानकारी को स्वीकार करने की क्षमता, अपने पूर्वाग्रह पहचानना, दूसरे दृष्टिकोणों को सुनना, सबूत देखकर अपनी राय बदलने की डिग्निटी। यह क्रिटिकल थिंकिंग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्रिटिकल थिंकिंग की जरूरत क्यों है? जेरल्ड फॉरमन बताते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग आज के समय में क्यों आवश्यक है और हम इसके बिना कैसे गलत निष्कर्षों, भ्रम और गलत फैसलों का शिकार हो जाते हैं। हम कैसे सोचते हैं और कहां गलती करते हैं? लेखक कहते हैं कि हमारा दिमाग अक्सर जल्दबाजी में निर्णय लेता है, भावनाओं से प्रभावित होता है, दूसरों की राय से बहक जाता है और बिना जांच किए जानकारी को सच मान लेता है। इसलिए सोच में सुधार लाने के लिए हमें सिस्टमैटिक, व्यवस्थित सोच सीखनी होती है। क्रिटिकल थिंकिंग क्या करती है? क्रिटिकल थिंकिंग हमें मदद करती है तथ्य और राय में फर्क करना, गलत धारणाओं, फैलेसीज को पहचानना, तर्कों का विश्लेषण करना, बेहतर निर्णय लेना, पूर्वाग्रहों से बचना। यानी यह हमें बेहतर विचारक और मजबूत निर्णयकर्ता बनाती है। गलत सूचना का खतरा। लेखक बताते हैं कि आज इंटरनेट और सोशल मीडिया के कारण बहुत तेजी से फैलती है। यदि हमारे पास क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होगी तो हम आसानी से इनका शिकार हो जाएंगे। सवाल पूछने की आदत। क्रिटिकल थिंकिंग की शुरुआत सवाल पूछने से होती है। यह जानकारी किसने दी? क्या स्रोत विश्वसनीय है? क्या इसके पास सबूत है? क्या तर्क तार्किक है? लेखक यह बताना चाहते हैं कि बिना सवाल पूछे हम कभी सही निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सकते। रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग। हम खरीदारी करते समय, करियर चुनते समय, रिश्तों में, पढ़ाई या काम में कैसे अक्सर बिना सोचे निर्णय ले लेते हैं और बाद में पछताते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग इन गलतियों से बचाती है। क्रिटिकल थिंकिंग हमारी सोच को ज्यादा स्पष्ट, तर्कसंगत और तथ्य आधारित बनाती है। आज के समय में गलत सूचना से बचने, सही निर्णय लेने और जीवन में आगे बढ़ने के लिए यह कौशल अनिवार्य है। जानकारी को समझना और उसका विश्लेषण करना। जेरल्ड फॉरमन बताते हैं कि हमें मिलने वाली हर जानकारी, चाहे वह किताब से हो, सोशल मीडिया से, किसी व्यक्ति से या खुद के अनुभव से, उसे तुरंत सच नहीं मानना चाहिए, बल्कि उसका विश्लेषण एनालिसिस करना चाहिए। जानकारी के प्रकार, फैक्ट्स वर्सेस ओपिनियंस। लेखक बताते हैं कि जानकारी 2 प्रकार की होती है। फैक्ट, तथ्य, जिसे साबित किया जा सकता है, जिसका प्रमाण मौजूद होता है। उदाहरण, सूर्य पूर्व से उगता है। ओपिनियन, राय, जो किसी व्यक्ति का दृष्टिकोण होता है जिसे सभी लोग स्वीकार करें, यह जरूरी नहीं। उदाहरण, सूर्यास्त बहुत सुंदर होता है। तथ्य और राय को अलग करने की क्षमता क्रिटिकल थिंकिंग की नींव है। विश्वसनीय स्रोत की पहचान। जानकारी तभी भरोसेमंद होती है जब उसका स्रोत विशेषज्ञ हो, प्रमाणित हो, पक्षपात रहित हो, नियमित रूप से जांचा जाता हो, कई अन्य स्रोतों द्वारा भी पुष्टि किया गया हो। लेखक जोर देते हैं कि किसने कहा, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना क्यों कहा। जानकारी का संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट समझना। अक्सर एक बात सही दिखती है, लेकिन संदर्भ बदलते ही पूरी व्याख्या बदल जाती है। इसलिए हमें यह देखना चाहिए, बात किस परिस्थिति में कही गई, किस उद्देश्य से कही गई, किस समय की है। कॉन्टेक्स्ट से जानकारी की सही समझ मिलती है। प्रूफ और एविडेंस की तलाश, एविडेंस बेस्ड थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग की सबसे बड़ी शक्ति है सबूत के बिना कोई दावे को स्वीकार न करना। किस प्रकार के सबूत मजबूत होते हैं, कौन से कमजोर, किस तरह डेटा और उदाहरण तर्क को मजबूत बनाते हैं। पूर्वाग्रह, बायस का प्रभाव। हम सभी के पास कुछ न कुछ बायस होता है, जैसे पसंद नापसंद, राजनीतिक विचार,
परिवार संस्कृति का प्रभाव, व्यक्तिगत अनुभव, ये बायस जानकारी को गलत दिशा में ले जा सकते हैं। इसलिए लेखक कहते हैं, अपने बायस को पहचानना क्रिटिकल थिंकिंग का आधा जीत है। तथ्य राय को अलग करना, स्रोत की विश्वसनीयता जांचना, संदर्भ समझना और सबूत ढूंढना जरूरी है। यही असली विश्लेषण है। जेरल्ड फॉरमैन। आमतौर पर तर्क आर्ग्यूमेंट्स और तर्क की जांच पर गहराई से फोकस करते हैं, यानी कि हम कैसे पहचानें कि कोई दावा सिर्फ दावा है या उस पर ठोस तर्क सबूत है और तर्क कितने भरोसेमंद हैं। नीचे मैं यह अध्याय चरण दर चरण उदाहरणों सहित और व्यवहारिक टेक्निक्स के साथ गहराई से समझा रही हूं। तर्क क्या है? मूल बातें। तर्क आर्ग्यूमेंट, कुछ आधार प्रेमिसेस, एक निष्कर्ष कंक्लूजन। उदाहरण, प्रेमिस 1 सभी मनुष्य नश्वर हैं। प्रेमिस 2 सुशील एक मनुष्य है। कंक्लूजन, अतः सुशील नश्वर है। दो महत्वपूर्ण शब्द, वैलिडिटी वैधता। क्या निष्कर्ष दिए गए आधारों से तार्किक रूप से निकलता है? यदि हां, वैलिड। साउंडनेस दृढ़ता। तर्क वैध होने के साथ साथ उसके आधार सही सत्य भी होने चाहिए, तभी तर्क साउंड होगा। 2 तर्क के प्रकार, प्रमुख फर्क और उपयोग। डिडक्टिव रीजनिंग निष्कर्षात्मक न्यायिक। आधार अगर सच हो और तर्क वैध है तो निष्कर्ष अनिवार्य रूप से सच होता है। उदाहरण, मैथलॉजिकल सिलेबस गणितीय प्रमाण। इंडक्टिव रीजनिंग अन्वेषणात्मक आकलन। खास अनुभवों डेटा से सामान्य निष्कर्ष बनाना। निष्कर्ष संभाव्य प्रोबेबल होता है, अनिवार्य नहीं। उदाहरण, कई बार खिलाड़ी ने अच्छा प्रदर्शन किया, वह फिर अच्छा करेगा। संभावना। एबडक्टिव रीजनिंग सबसे अच्छा स्पष्टीकरण। उपलब्ध साक्ष्यों में से सबसे अच्छा व्याख्या चुनना, ऐसा वैज्ञानिक और रोजमर्रा के इन्फ्रेंस में उपयोगी। तर्क का मूल्यांकन स्टेप बाय स्टेप तरीका। तर्क को पहचानो, कौन से वाक्य आधार हैं, कौन निष्कर्ष। शब्द परिभाषित करो, क्या कोई एम्बिग्युअस शब्द है जिसे साफ करना जरूरी है। तर्क का प्रकार तय करो, डिडक्टिव है या इंडक्टिव, इससे जांच न बदलेगा। वैधता जांचो, यदि डिडक्टिव, क्या निष्कर्ष तर्क के रूप से निकलता है, यदि नहीं इनवैलिड। आधार की सच्चाई जांचो, क्या दिए गए आधारों का समर्थन प्रमाण में है। वैकल्पिक स्पष्टीकरण ढूंढो, क्या और कोई एक्सप्लेनेशन मौजूद है जो समान साक्ष्य समझा सके। बोझ बर्डन ऑफ प्रूफ और अधिकार। दावा किस पर है? जो नया दावा करे उस पर सबूत का बोझ होता है। नेट परिणाम तर्क साउंड, वीक, बायस्ड या फलेशियस है। सामान्य तार्किक गलतियां लॉजिकल फैलेसीज। उदाहरण सहित, होमिनिम व्यक्ति पर हमला। वो डॉक्टर सही नहीं बोल सकता, उसने अपनी पढ़ाई विदेश से नहीं की। तर्क का समर्थन व्यक्ति की शख्सियत से नहीं होना चाहिए। स्ट्रॉमैन तर्क को गलत रूप में पेश करना। वह कहता है हमें कुछ नियम नरम करने चाहिए, तो वह चाहता है कि हर कोई बेवकूफ जैसा निर्णय करे। मूल तर्क को बिगाड़कर जवाब देना। अपील टू अथॉरिटी केवल प्राधिकरण पर भरोसा। एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने कहा, इसीलिए सच है, अथॉरिटी मायने रखती है पर सबूत भी चाहिए। फॉल्स कॉज कारण परिणाम का गलत जोड़ना। हमने नए लोगो विज्ञापन के बाद सेल्स बढ़ी सो विज्ञापन ने ही बढ़ाई। कोइंसिडेंस वर्सेस कॉजेशन। हेस्टी जनरलाइजेशन त्वरित सामान्यीकरण। 2 बार मुझे उस ब्रांड के साथ खराब अनुभव हुआ, इसलिए ब्रांड खराब है। छोटे सैंपल से बड़ा निष्कर्ष निकालना। सर्कुलर रीजनिंग घुमावदार तर्क। क्यों यह सच है? क्योंकि हम ऐसा कहते हैं, और हम सही हैं क्योंकि यह सच है। किसी भी तर्क का विश्लेषण करते समय इनका पता लगाना महत्वपूर्ण है। मजबूत और कमजोर साक्ष्य किसे अधिक तौल दें? लेखक अक्सर साक्ष्य के स्तरों का जिक्र करते हैं, यहां सामान्य रूप से उपयोगी श्रेणियां। प्राइमरी डायरेक्ट एविडेंस प्रत्यक्ष प्रमाण। उदाहरण, प्रयोग डेटा, आधिकारिक रिकॉर्ड, प्रत्यक्ष दृष्टा। सेकेंडरी एविडेंस परोक्ष से अमेयी अनुपम। समीक्षा लेख, समाचार रिपोर्ट जो किसी स्रोत पर आधारित हैं। एनेक्डोटल एविडेंस कहानियों पर आधारित। व्यक्तिगत अनुभव उपयोगी पर कम भरोसेमंद। स्टैटिस्टिकल कोरिलेशनल एविडेंस शक्तिशाली हो सकता है,
पर कॉरिलेशन कॉजेशन। अभ्यास: हमेशा जांचें कि क्या साक्ष्य प्रत्यक्ष है, विविध स्रोतों से समर्थित है और क्या उसकी व्याख्या वैध है। अनुमान, संभावना और अनिश्चितता का प्रबंधन। इंडक्टिव तर्कों में हम अक्सर प्रोबेबिलिटी से, संभावना से बात करते हैं। चैप्टर 3 में बताया गया है कि कैसे प्रमाणों के संयोजन से हम कितनी निश्चितता के साथ निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। अभ्यास: साक्ष्यों को ग्रेड दें, स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट, वीक, और उसके आधार पर निष्कर्ष की सर्टेनिटी बताएं। उदाहरण दें। असमर्थित मान्यताओं, असम्पशंस, और उनका खुलासा। कई तर्क छुपी हुई मान्यताओं पर टिकी होती हैं। इन मान्यताओं की पहचान करो। अगर मान्यताएं संदिग्ध हों तो तर्क कमजोर है। मान्यताओं को स्पष्ट करके तर्क को फिर से जांचो। उदाहरण: स्कूलों में मोबाइल बैन होना चाहिए क्योंकि विद्यार्थी ध्यान नहीं देते। यहां छुपी मान्यता, मोबाइल ही ध्यान भंग करने का मुख्य कारण है। इसे चुनौती देना आवश्यक है। विरोध तर्क, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स और रेफ्यूटेशन। अच्छा विचारक वही है जो न सिर्फ अपने तर्क पेश करे बल्कि विपरीत तर्कों को भी समझे और उनसे निपटे। संभावित काउंटर आर्ग्यूमेंट्स पहचानो, उन्हें सबसे मजबूत रूप में रखें। स्टीलमैन विरोधी तर्क को मजबूत रूप में रखो। उन पर प्रभावी सबूत या तर्क प्रस्तुत करो। यह इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी और क्रेडिबिलिटी बढ़ाता है। व्यावहारिक तकनीकें रोजमर्रा में लागू करने के उपाय। हर दावे पर कौन, क्या, कब, कहां, क्यों, कितना सवाल पूछो। तर्क को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ो। हमेशा स्रोत मांगो, विशेषकर इंटरनेट पर। स्वतः अपने सबसे मजबूत मान्यताओं को चुनौती दो। जटिल डेटा के लिए चार्ट तालिका बनाकर देखें, पैटर्न साफ दिखेगा। किसी समाचार लेख से एक क्लेम लेकर के उसके सोर्सेज और असम्पशंस सूचीबद्ध कीजिए। तर्क की पहचान, उसकी वैधता और आधारों की सच्चाई अलग अलग जांची जाती है। डिडक्टिव तर्क जहां अनिवार्य निष्कर्ष देते हैं, वहां इंडक्टिव तर्क संभाव्य निष्कर्ष देते हैं। लॉजिकल फैलेसीज, छुपी मान्यताएं और कमजोर साक्ष्य तर्क की विश्वसनीयता कम कर देते हैं। बेहतर सोच के लिए विरोध तर्क पर विचार, साक्ष्य की गुणवत्ता पर जोर और स्पष्ट परिभाषाएं जरूरी हैं। बायस और ह्यूरिस्टिक्स क्या हैं? ह्यूरिस्टिक्स मानसिक शॉर्टकट या नियम ए अंगूठा, मेंटल शॉर्टकट्स, जो तेज निर्णय लेने में मदद करते हैं पर अक्सर अपूर्ण होते हैं। बायसेस, पूर्वाग्रह, व्यवस्थित त्रुटियां, जो सोच और निर्णय को एक दिशा में मोड़ देती हैं। ये दोनों सामान्य हैं, मतलब हम सभी इनके प्रभाव में आते हैं, पर क्रिटिकल थिंकिंग का काम इन्हें पहचानकर कम करना है। प्रमुख कॉग्निटिव बायसेस। पुष्टिकरण पूर्वाग्रह। क्या हम उन सूचनाओं को ढूंढते माने जाते हैं जो हमारी पूर्व धारणाओं का समर्थन करें और विरोधी सबूत नजरअंदाज कर देते हैं? क्यों? मानसिक ऊर्जा बचाने और असमानता कम करने के लिए। उदाहरण: किसी ने पहले से माना कि विकल्प ए बेहतर है, तब वह केवल ए के फायदे खोजता है। रोकथाम: विरोधी दृष्टिकोण जानबूझकर खोजें, क्या मुझे बदल सकता है? पूछें। उपलब्धता ह्यूरिस्टिक। उपलब्धता ह्यूरिस्टिक। क्या हम किसी घटना की संभावना को उसके तात्कालिक स्मरण, अवेलेबिलिटी से आंकते हैं? उदाहरण: समाचार में प्लेन का क्रैश देखकर हम मान लेते हैं कि फ्लाइटिंग असुरक्षित है, जबकि सांख्यिकी अलग कहती है। रोकथाम: आंकड़े देखें, क्या उदाहरण सिर्फ हालिया भावनात्मक हैं? एंकरिंग, सालबे। लंगर प्रभाव। क्या शुरुआती जानकारी, एंकर, बाद के जजमेंट्स को अनुचित रूप से प्रभावित करती है? उदाहरण: विक्रेता का शुरुआती मूल्य 50,000 रुपए ही नेगोशिएशन का आधार बन जाता है। रोकथाम: अलग अलग एंकर्स पर सोचिए, एंकर को मान्यता न दें, फैक्ट बेस्ड वैल्यू निकालें। हाइंडसाइट, बायस, पाछा देखने का पूर्वाग्रह। क्या जब कोई घटना हो जाती है हम सोचते हैं मुझे पहले से पता था, यानी परिणाम को पूर्वानुमेय मानना? उदाहरण: बाजार गिरने के बाद लोग कहते हैं यह निश्चित था। रोकथाम: पहले के प्रेडिक्शंस रिकॉर्ड रखें, रेट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस स्ट्रक्चर्ड रखें। ओवर कॉन्फिडेंस बायस, अति आत्मविश्वास। क्या अपनी समझ या भविष्यवाणी पर बेइंतहा भरोसा? उदाहरण:
फॉरकास्ट देने वाला बहुत संकेतक अंदाजे देता है और एरर मार्जिन बताना भूल जाता है। रोकथाम: हमेशा कॉन्फिडेंस इंटरवल्स अनसर्टेनिटी बताएं, छोटे छोटे टेस्ट्स चलाएं। बैंडवैगन इफेक्ट, झुंड प्रभाव। क्या? क्योंकि कई लोग किसी चीज में विश्वास करते हैं, हम भी मान लेते हैं। उदाहरण: किसी फैशन ट्रेंड या निवेश में लोगों के जुड़ने पर भीड़ में लगना। रोकथाम: व्यक्तिगत रीजंस मांगें, मैं क्यों मानूं? इंडिपेंडेंट एविडेंस खोजें। सूनक कॉस्ट फैलेसी, डूबे हुए लागत का फैलेसी। क्या? पहले लगाई गई लागत की वजह से हम गलत परियोजनाओं को भी चालू रखें। उदाहरण: खराब फिल्म देखकर भी निकल न पाना क्योंकि टिकट लिया था। रोकथाम: निर्णय में चालू लागत, फ्यूचर कॉस्ट्स बेनिफिट्स पर फोकस करें, पास्ट इरिकवरेबल कॉस्ट न गिने। फ्रेमिंग इफेक्ट, प्रस्तुति प्रभाव। क्या? एक ही जानकारी को अलग ढंग से पेश करने से लोग अलग निर्णय लेते हैं। उदाहरण: 90% सर्वाइवल रेट बनाम 10% मॉर्टेलिटी रेट, दोनों समान पर निर्णय बदल सकता है। रोकथाम: रीफ्रेम करके दोबारा पढ़ें, न्यूट्रल फ्रेमिंग खोजें। एट्रीब्यूशन बायस, कारण आवंटन पूर्वाग्रह। क्या? हम दूसरों की गलतियां उनके चरित्र पर चढ़ा देते हैं, पर अपनी गलतियां परिस्थिति में डालते हैं। फाउंडेशनल एट्रीब्यूशन एरर। रोकथाम: परिस्थितियों का विचार करें, एविडेंस मांगें। रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक, प्रतिनिधित्व ह्यूरिस्टिक। क्या? किसी छोटे नमूने स्टीरियोटाइप के आधार पर पूरी श्रेणी पर निर्णय। उदाहरण: सिर्फ इसलिए कि एक छोटा नमूना X दिखता है, मान लेना कि पूरा समूह X जैसा है। रोकथाम: बेस रेट्स, आधारिक दर। देखें, सैंपल साइज सत्यापित करें। बायस कैसे बनते हैं? मनोवैज्ञानिक तंत्र। दिमाग ऊर्जा बचाना चाहता है, शॉर्टकट्स अपनाता है। भावनाएं, पहचान और सामाजिक दबाव निर्णयों को प्रभावित करते हैं। स्मृति, ध्यान और भाषा की सीमाएं भी बायस परिणाम देती हैं। समझना कि ये तंत्र स्वाभाविक हैं, दोषारोपण से बेहतर है, तभी सुधार संभव है। बायस पहचानने की व्यावहारिक तकनीकें। स्टेप बाय स्टेप। 1. धीमा कर दें। सिस्टम 1 तेज से सिस्टम 2 धीमा। तार्किक में जाएं। एक्सप्लिसिटली लेबल द बायस कैसे? यहां मुझे कॉन्फर्मेशन बायस लग रहा है। सीक डिसकन्फर्मिंग एविडेंस, जानबूझकर उल्टा सबूत खोजें। यूज चेकलिस्ट्स। निर्णय से पहले बायस चेकलिस्ट चलाएं। नीचे दिया है। प्री मॉर्टम एक्सरसाइज, निर्णय से पहले सोचें, अगर यह असफल हुआ तो क्यों? सेड बाय कनेमन। रेड टीम डेविल्स एडवोकेट, किसी को विरोधी भूमिका दें। क्वांटिफाई अनसर्टेनिटी में भरोसा बताएं, रेंजेस दें। 8. रोजमर्रा की जिंदगी में बायस का प्रभाव, उदाहरण केस स्टडी। निवेश में तेजी से बढ़ती स्टॉक को देखकर फोएमओ, फियर ऑफ मिसिंग आउट, बैंडवैगन अवेलेबिलिटी। समाधान: रूल्स बेस्ड इन्वेस्टिंग और स्टॉप लॉस। खरीदारी में प्रचारित लिमिटेड टाइम ऑफर एंकरिंग और स्कैर्सिटी फ्रेमिंग। समाधान: सच सुथरी कंपैरिजन और वेटिंग पीरियड। कार्यस्थल निर्णय, कर्मचारी को निकालते समय सिंगल इंसिडेंट पर एट्रीब्यूशन बायस। समाधान: परफॉर्मेंस रिकॉर्ड्स और स्ट्रक्चर्ड रिव्यू। रोकथाम के लिए चेकलिस्ट, तुरंत लागू करें। निर्णय लेने से पहले इसे पढ़ें। क्या मैंने अपना आरंभिक एंकर नोट किया? क्या मैंने विरोधी प्रमाण एक्टिवली ढूंढे? क्या कोई इमोशनल ट्रिगर, गुस्सा, खुशी, निर्णय प्रभावित कर रहा? क्या सैंपल साइज पर्याप्त है? एन कितना है? क्या फ्रेमिंग बदलने पर निर्णय बदलेगा? क्या मैंने संक कॉस्ट को इग्नोर किया? क्या मैंने अनसर्टेनिटी, CI, कॉन्फिडेंस इंटरवल बताया? किसी थर्ड पार्टी या डेविल्स एडवोकेट की राय ली? किसी हालिया समाचार पर 5 मिनट में अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक की पहचान करें। क्या पूरा निष्कर्ष सिर्फ हालिया एग्जाम्पल पर टिका है? पिछले महीने किए एक निर्णायक चॉइस, खरीदारी, IDS, वोट, निवेश को लिखें। वहां कौन कौन से बायसेस दिखते हैं? प्री मॉर्टम करें। अगले 6 महीनों में आपकी एक योजना विफल हो सकती है, संभावित कारण लिखें। किसी विज्ञापन को लेकर फ्रेमिंग इफेक्ट खोजें। किस तरह शब्दों ने आपकी धारणा बदली? व्यवहारिक तकनीकें, लंबे समय के लिए आदत बनाना।
डिसीजन जर्नल रखें। बड़े फैसलों का कारण, असम्पशंस और बाद में आउटकम लिखें। इससे हाइंडसाइट और ओवर कॉन्फिडेंस की पहचान होती है। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर रखें। कोई दूसरा व्यक्ति आपकी रेशनल मांगे। स्टैटिस्टिकल लिटरेसी बढ़ाएं। बेस रेट्स, सैंपल साइज, प्रोबेबिलिटी समझने से मेनी बायसेस कम हो जाती हैं। एनवायरनमेंट डिजाइन, नोटिफिकेशन कम करें, चॉइसेस को स्ट्रक्चर्ड रखें, इंपल्सिव ट्रिगर्स घटाएं। बायसेस और ह्यूरिस्टिक्स इंसानी सोच का स्वाभाविक हिस्सा हैं। इनसे बचना बिल्कुल संभव नहीं, पर इन्हें घटाया जा सकता है। पहचान कारण समझना, स्ट्रक्चर टेक्निक्स अपनाना सुधार का रास्ता। छोटे छोटे अभ्यास, प्रीमॉर्टम, डेविल्स एडवोकेट, डिसीजन जर्नल अपार लाभ देते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग का असली उद्देश्य यह नहीं कि आप कभी बायस्ड न हो, बल्कि यह है कि आप बायस अवेयर हो और निर्णयों में सुधार लाने के लिए व्यवस्थित कदम उठाएं। मैं यहां साक्ष्य का आकलन, रिसर्च, आंकड़े और वैज्ञानिक तर्क के रूप में गहराई से समझा रही हूं। इससे आप किसी दावे के पीछे मौजूद वैज्ञानिक और वैधानिक सबूत को पहचानना और तौलना सीखेंगे। आधुनिक दुनिया में बहुत से दावे रिसर्च, स्टडी, डेटा के नाम पर आते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम जानें कौन सा शोध भरोसेमंद है, किस तरह के निष्कर्ष कितने मजबूत हैं और आंकड़ों की किस हद तक व्याख्या की जा सकती है। यह अध्याय आपको वैज्ञानिक सोच और एविडेंस बेस्ड जजमेंट देता है। साक्ष्य के प्रकार, कौन सा कितना भरोसेमंद? प्राइमरी एम्पिरिकल एविडेंस, प्राथमिक प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रयोग, एक्सपेरिमेंट्स, रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, RCT, प्रत्यक्ष माप सबसे मजबूत माना जाता है अगर सही तरीके से किया गया हो। ऑब्जर्वेशनल स्टडीज, पर्यवेक्षण आधारित अध्ययन। कोहोर्ट, केस कंट्रोल, क्रॉस सेक्शनल स्टडीज उपयोगी पर कॉजेशन साबित नहीं करते। सिस्टमैटिक रिव्यूज और मेटा एनालिसिस, कई स्टडीज का समेकित विश्लेषण बहुत शक्तिशाली यदि गुणवत्ता उच्च हो। केस रिपोर्ट्स, एनेक्डोट्स, किस्से, व्यक्तिगत अनुभव प्रेरक पर कमजोर सामान्यीकरण के लिए। एक्सपर्ट ओपिनियन, रिव्यू आर्टिकल्स, विशेषज्ञों का सार उपयोगी पर प्राथमिक सबूत से कम। लेखक बताते हैं साक्ष्य की शक्ति हायरार्की में होनी चाहिए। एनेक्डोट्स, ऑब्जर्वेशनल रैंडमाइज्ड एक्सपेरिमेंट्स, मेटा एनालिसिस, सब्जेक्ट टू क्वालिटी। रिसर्च डिजाइन क्या फर्क डालता है? रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, RCT, प्रतिभागियों को यादृच्छिक रैंडम रूप से समूहों में बांटते हैं, कंफाउंडिंग घटता है। कॉजेशन के लिए सबसे अच्छा तरीका। कोहोर्ट स्टडी, समय के साथ समूहों को ट्रैक करते हैं, एसोसिएशन दिखाते हैं, कॉजेशन नहीं पक्की। केस कंट्रोल स्टडी, बीमारी परिणाम वाले बनाम नहीं वाले लोगों की पिछली एक्सपोजर देखना अक्सर रेयर आउटकम्स के लिए उपयोगी। क्रॉस सेक्शनल स्टडी, एक समय पर स्नैपशॉट प्रेवलेंस दिखाती है, कॉजालिटी नहीं। लैब एक्सपेरिमेंट्स, विनियंत्रित प्रयोग, मैकेनिज्म समझने में मदद करते हैं पर रियल वर्ल्ड जनरलाइजेबिलिटी पर विचार करें। लेखक जोर देते हैं कि स्टडी टाइप समझना पहले स्टेप है। इससे आप जानेंगे कि कितना भरोसा करें। कॉजेशन वर्सेस कोरिलेशन, सबसे महत्वपूर्ण अंतर, कोरिलेशन सहसंबंध, दो चीजें साथ बदलती हैं। उदाहरण, आइसक्रीम बिक्री और डॉग बाइट्स, दोनों गर्मी में बढ़ते हैं। कोरिलेशन पर कॉजेशन नहीं कहेंगे। कॉजेशन कारण परिणाम यह साबित करने के लिए कंफाउंडिंग वेरिएबल्स, टाइम ऑर्डरिंग और मैकेनिज्म की जांच जरूरी है। लेखक बताते हैं कि अक्सर मीडिया कोरिलेशन को कॉजेशन की तरह पेश कर देता है, सावधान रहें। कंफाउंडिंग, बायस और इंटरनल वैलिडिटी, कंफाउंडर, तीसरा घटक जो दोनों चीजों को प्रभावित कर रहा हो। उदाहरण, सिगरेट और पेन। केन आंसर से जुड़ा दिखे पर थर्ड फैक्टर जैसे ऑक्यूपेशन एक्सेट्रा। सिलेक्शन बायस, नमूना खुद बायस्ड है। उदा, केवल अस्पताल के मरीज। मेजरमेंट बायस, डेटा की माप में त्रुटि, आसमेई गलत सर्वे। प्रश्न, फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट, इंटरनल वैलिडिटी, क्या स्टडी के अंदर निष्कर्ष ठोस हैं? कंफाउंडर्स, कंट्रोल, ब्लाइंडिंग, रैंडमाइजेशन आदि। एक्सटर्नल वैलिडिटी, जनरलाइजेबिलिटी, क्या परिणाम अन्य परिस्थितियों, जनसंख्या पर लागू होंगे?
इंटरनल वैलिडिटी पर ध्यान देना पहले है, बिना उसके एक्सटर्नल वैलिडिटी की परवाह करना बेकार है। आंकड़ों की व्याख्या, पी वैल्यूज, कॉन्फिडेंस इंटरवल, इफेक्ट साइज। पी वैल्यू बताता है कि ऑब्जर्व्ड रिजल्ट यदि नल हाइपोथेसिस सच हो तो कितना असामान्य है। यह प्रमाण नहीं कि दवा काम करती है। स्मॉल पी का मतलब प्रैक्टिकल महत्व नहीं भी हो सकता। कॉन्फिडेंस इंटरवल, सीआई, परिणाम के चारों ओर अनसर्टेनिटी का रेंज देता है। नैरो सीआई अधिक प्रिसाइज। सीआई में क्लिनिकली इरेलेवेंट वैल्यूज हो सकती हैं। इफेक्ट साइज, परिणाम की वास्तविक परिमाण, मैग्नीट्यूड, स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस के बजाय प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस बताता है। लेखक चेतावनी देते हैं, केवल पी वैल्यू देखकर निर्णय न लें, इफेक्ट साइज और सीआई देखें। मल्टीपल कंपैरिजंस, पी हैकिंग और पब्लिकेशन बायस। मल्टीपल कंपैरिजंस, कई परीक्षणों में कुछ भी चांस से सिग्निफिकेंट निकल सकता है। करेक्शन, बॉनफेरोनी आदि जरूरी। हैकिंग, डेटा में लगातार अलग अलग एनालिसिस करके कुछ सिग्निफिकेंट निकालना गलत अभ्यास। पब्लिकेशन बायस, केवल पॉजिटिव सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स प्रकाशित होते हैं, लिटरेचर बायस्ड दिख सकता है। कॉजालिटी के मजबूत संकेत, एसोइश। हिल्स क्राइटेरिया सारांश, सर ऑस्टिन ब्रैडफोर्ड। हिल के कुछ उपयोगी संकेत, टेस अथॉरिटेरियन नहीं। पर गाइडलाइन, स्ट्रेंथ बल, एसोसिएशन स्ट्रांग हो। कंसिस्टेंसी लगातार, विभिन्न स्टडीज में सेम रिजल्ट। स्पेसिफिसिटी विशिष्टता, एक कारण विशेष परिणाम से जुड़ा हो। टेम्पोरलिटी समयक्रम, कारण पहले हुआ होना चाहिए। बायोलॉजिकल ग्रेडियंट, डोज रिस्पॉन्स, ज्यादा एक्सपोजर ज्यादा इफेक्ट। प्लॉजिबिलिटी वैज्ञानिक संभाव्यता। मैकेनिज्म समझ आए। कोहेरेंस अन्य ज्ञान के साथ मेल खाता हो। एक्सपेरिमेंट इंटरवेंशन से इफेक्ट घटे बढ़े। एनालॉजी समान परिस्थितियों में समान परिणाम दिखे। लेखक बताते हैं हिल के क्राइटेरिया चेकलिस्ट की तरह यूज करें। ये अकेले प्रूफ नहीं पर स्ट्रॉन्ग इन्फ्रेंस देते हैं। ग्राफ, तालिकाएं और मिसलीडिंग विजुअल्स। एक्सेस मैनिपुलेशन, ट्रंकेटेड वाई एक्सेस, चेरी पिक्ड रेंजेस। ग्राफ को भटकाने के तरीके हैं। परसेंट वर्सेस एब्सोल्यूट डिफरेंसेस। 50% इंक्रीज जब बेसलाइन 2 से 3 हो, एब्सोल्यूट स्मॉल 1 यूनिट। टेबल्स में डिनोमिनेटर्स देखें, स्मॉल n पर परसेंट मिसलीडिंग हो सकते हैं। चैप्टर 5 में विजुअल लिटरेसी पर एम्फेसिस है, हमेशा रॉ नंबर्स और डिनोमिनेटर्स पूछें। पीयर रिव्यू, रेप्लिकेशन और साइंटिफिक कंसेंसस। पीयर रिव्यू इनिशियल क्वालिटी फिल्टर पर प्रवण पर गैप्स होते हैं, पब्लिश्ड इनफैलिबल। रेप्लिकेशन दोहराव, किसी रिजल्ट के विश्वसनीय होने का बड़ा संकेत कई लैब्स में रेप्लिकेट हुआ होना जरूरी। साइंटिफिक कंसेंसस, मल्टीपल हाई क्वालिटी स्टडीज और मेटा एनालिसिस में एक रूपता। लेखक कहते हैं एक सिंगल स्टडी पर भरोसा करना खतरनाक है। रेप्लिकेशन और कंसेंसस को महत्व दें। प्रैक्टिकल टूलकिट, किसी अनुसंधान एक क्लेम का फौरी आकलन करने के प्रश्न। Use this checklist quickly when you read a study or news claiming research evidence. यह किस प्रकार की स्टडी है? RCT Observational Review Anecdote. नमूना साइज कितना है? क्या यह पर्याप्त है? क्या स्टडी रैंडमाइज्ड या ब्लाइंडेड थी? क्या कॉन्फाउंडर्स कंट्रोल किए गए? एज, सेक्स, SES, etc. परिणामों के इफेक्ट साइजेस और कॉन्फिडेंस इंटरवल्स क्या हैं? पी वैल्यूज के अलावा क्या और मेजर्स दिए गए हैं? क्या मल्टीपल कंपैरिजंस किए गए? करेक्शन हुई? क्या ऑथरजर ने लिमिटेशंस और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बताए हैं? क्या स्टडी पीयर रिव्यू की और इंडिपेंडेंट रिप्लिकेशन हुआ है? क्या शुरुआती क्लेम्स मीडिया में एग्जैजरेट हुए हैं? हेडलाइन वर्स पेपर, चेकलिस्ट ही एविडेंस लिटरेसी बनाता है। एग्जाम्पल्स, रोजमर्रा के दावों का विश्लेषण। समाचार, नए सप्लीमेंट से 30% हार्ट डिजीज घटी। पूछें, एब्सोल्यूट रिस्क रिडक्शन क्या है? स्टडी RCT थी? सैंपल किसका? रेप्लिकेशन, फंडिंग किसने की? विज्ञापन। 80% यूजर्स रिपोर्टेड इंप्रूवमेंट। पूछें, इंप्रूवमेंट का मेजर सब्जेक्टिव नॉन वैलिडेटेड? कंट्रोल ग्रुप था? सिलेक्शन बायस। मेडिकल क्लेम,
स्टडी शोज X causes Y। हिल क्राइटेरिया पर समझिए। देखें कंफाउंडर्स और टेम्पोरलिटी जांचें। किसी हालिया न्यूज आर्टिकल का एक पैराग्राफ लें, ऊपर के 10 स्टेप चेकलिस्ट से एनालाइज करें और 3 वीकनेसेस सूचीबद्ध करें। एक स्मॉल RCT और एक कोहॉर्ट स्टडी चुनें। उनके स्ट्रेंथ्स लिमिटेशंस लिखें, 200 से 300 शब्द। किसी मेटा एनालिसिस के एब्स्ट्रैक्ट में हेट्रोजेनेटी I2 देखें। क्या पूलर्ड इफेक्ट मीनिंगफुल है? सभी सबूत बराबर नहीं होते। स्टडी डिजाइन, सैंपल साइज, बायस कंट्रोल, रेप्लिकेशन और इफेक्ट साइज मायने रखता है। कॉरिलेशन, कॉजेशन, मैकेनिज्म, टेम्पोरलिटी और कॉन्फाउंडर कंट्रोल देखिए। पी वैल्यूज अकेले निर्णायक नहीं, कॉन्फिडेंस इंटरवल्स और इफेक्ट साइजेस देखें। पब्लिकेशन बायस, पी हैकिंग और मिसलीडिंग विजुअल्स से सतर्क रहें। एक सरल चेकलिस्ट और थोड़ी स्टैटिस्टिकल लिटरेसी आपको किसी भी क्लेम की क्रेडिबिलिटी पर तेजी से निर्णय करने की शक्ति देती है।